सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन अनदर सेशन ऑफ माइंड मैपिंग। आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। नीट 2022 ने ये बताया हमें कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक्चुअली कुछ बढ़ गया है पिछले सालों में। इस चैप्टर से काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने काफी समय पहले पढ़ा है, तब भी आपको अच्छे से ये करवा दिया जाएगा आज। ठीक है, अगर रिवाइज कर रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं, 2x 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ऐसे माइंड मैप्स तुम्हें चाहिए तो, और वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर विद योर जूनियर्स एंड योर बैचमेट्स ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की एक्चुअली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट लोग जब अपने बारे में खोजने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे ये जो सॉइल में प्रेजेंट है एलिमेंट्स, ये तो हमारी बॉडी में भी है, बस कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे है। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ने तुमको ये बता दिया फटाफट से। देखो कि कहता है हाइड्रोजन, अरे अर्थ क्रस्ट में 0.14 है लेकिन हमारी बॉडी में 0.5 है। सिमिलरली गोज फॉर द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, कार्बन, ऑक्सीजन, राइट। सो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग। नो, देखो हम और धरती एक ही चीज से बनी हुई है। सो एनीवेज क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं बेटा, तो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं इस वक्त, है ना। डिटेल में पढ़ने का तो अलग ही एक वो है, वो भी पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट सेशन वाले बच्चों को। तो एनीवेज, तो एलिमेंट्स इन द लिविंग बॉडीज, तो ये कुछ मैंने वो जो कंटेंट है थोड़ा सा 1-2 पेजेस लिख के रख लिए हैं, बाकी हम लोग हाथ से माइंड मैप ड्रॉ करेंगे आगे। तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, फिर देन उसके बाद में आपका आता है कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। तो ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बिकॉज आपको नंबर तो पूछेंगे नहीं वो, तो दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट। तो OCNH इसको याद रखना है, करेक्ट है। अच्छा, अब ये ऐसा कहते हैं कि ऐसा जरूरी ही नहीं है कि जितने सारे एलिमेंट सारे वहां पे प्रेजेंट है वो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, नहीं। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा पाया जाता है। अगर आपने वो टेबल देखा होगा तो, एनसीईआरटी खुली है तो यू कैन सी दैट अभी। हाँ, लेकिन हमारी बॉडी में सिलिकॉन ना के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हो गई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता था कि केटाइंस कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, कितने सारे केटाइंस हैं ना, जैसे मिनरल लाइंस हैं, बेसिकली मिनरल लाइंस ही हैं ये। तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा केटाइन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज पोटेशियम। जो सोडियम पोटेशियम पंप हमने कितनी बार सुना है ना। तो पोटेशियम आयन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब सोडियम पोटेशियम में क्या होता है, सोडियम पहले आता तो हमें लगता है सोडियम ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा है, देन सोडियम है, देन उसके बाद में आपका कैल्शियम है, आपको पता है आपकी बोन्स वगैरह बनी हुई है, एंड सो ऑन अदर जो चीजें हैं, बाकी मैग्नीशियम हो गया एंड बाकी चीजें आगे जो है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने नोट डाउन कर लेना है अगर नोट डाउन नहीं किया है तो। ठीक है, अगली बात आती है, तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अच्छा अरे ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको प्रूव कैसे किया जाए, देयर हैज टू बी सम वे। तो या तो वो जोलॉजिस्ट होगा मेरी तरह, तो उसको रैट का लिवर दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा उसको काटो पीसो, है ना, और उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दो और उसको छान दो। और बॉटनिस्ट होगा तो उसको बोलेंगे पत्ते तोड़ो, चटनी बनाओ उनकी, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड उसमें मिला दो और छान दो उसको। छानना, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ छानना, राइट? इट इज सीविंग, या सीव करना, है ना। ओके, सो अभी ऐसा कहता है कि उन्होंने ऐसा किया तो दो जो कॉलम्स हैं वो आगे, एक आगे आपका फिल्ट्रेट और एक आगे आपका रेटिनेट। अब देखें जरा, फिल्ट्रेट क्या कहता है कि जैसे अब चाय सबने छानी होगी घर में, ठीक है, तो जब तुम चाय छानते हो तो चाय पत्ती जो ऊपर रह जाती है वो छन्नी में, है ना, अंग्रेज लोगों के द सीव, या ठीक है, द टी लीव्स व्हिच आर देयर ट्रैप्ड इन द सीव, तो उसको हम लोग कहते हैं रेटिनेट। रिटेन हो गया ना वो, तो रेटिनेट बोला उसको। दो कॉलम्स आ गए, और एक हमारी चाय है जो कप में चली गई नीचे, फिल्ट्रेट है। अब जाहिर सी बात है, जो सीव में से, छन्नी में से नीचे गए हैं उसका साइज स्मॉल होगा, राइट। तो साइज स्मॉल वाले कौन से होंगे, आपके फिल्ट्रेट वाले होंगे। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने माइक्रो मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ये, करेक्ट है, छोटे साइज वाले। और ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े साइज वाले हैं। ठीक है, अभी हमें पता कैसे लगा, इसका साइज देख के। इसका साइज क्या, 10,000 डाल्टन एंड इससे अबव इसका साइज है, तो हमने इसको इस कैटेगरी में डाला। इफ यू टॉक अबाउट दिस पोर्शन, तो हमने इसको 18 से 800 डाल्टन के बीच में जो भी होंगे वो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल हमने दे दिए। फॉर एग्जाम्पल
नाउ यू सी मोनोसेक्राइड जो है बेटा, अब मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड, मोनो मैंने वन, सेक्राइड मैंने शुगर, तो एक शुगर सिंपल है, अमीनो एसिड्स सिंपल है, ओलिगोसेक्राइड्स 3 4 5 6 7 8 शुगर्स एक साथ जब मिल जाती हैं, है ना, तो ये जितने भी सिंपल चीजें, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड जिससे बनते हैं, तो ये सारी सिंपल चीजें फिल्ट्रेट में आ गई। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पास आता है लिपिड्स। अब यहां थोड़ा कैच है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। लिपिड्स का जो साइज है वो है छोटा, लेकिन ये फिर भी इसी में आ गया, इसका 10,000 डाल्टन से कम है, लेकिन ये फिर भी इस पोर्शन में आ गया। ऐसा क्यों? अब क्वेश्चन आपको यहां से पूछा गया था पेपर में, और पूछा भी जा सकता है। कहता है कि जब हम उसको चटनी बना रहे थे, उसको कूट रहे थे, तो जो लिपिड्स था व्हेन दे वर ब्रोकन डाउन, तो हमें तो पता है कि वो इनसॉल्युबल है इन वाटर में, सबने तेल, पानी में तेल को तैरते हुए तो देखा है, तो जो छोटे छोटे वेसिकल्स बना देता है, तो उस वजह से साइज तो छोटा, लेकिन वेसिकल्स, पता है ना वेसिकल्स ये होते हैं ऐसे करके, सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वो ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। दैट इज वाई लिपिड का साइज छोटा होने के बावजूद भी ये रेटिनेट में फंस जाता है। करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन, तो वो वेसिकल्स बना लेते हैं छोटे छोटे, इस वजह से यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर है ये वाला पोर्शन? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस जस्ट कम टुवर्ड, तो उनको पता लग गया कि अच्छा चलो, अच्छा ये आ गया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आ गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स आ गया, अभी हमको इसको स्टडी कैसे करना है, मेरी बॉडी में क्या रोल है शुगर का, उनको नहीं पता, हमको पता है कि इससे मुझे एनर्जी मिलती है ना, शुगर सुबह उठ के चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि चल नहीं रहा जीवन, है ना, फैट्स स्टोर्ड एनर्जी है ना, घर के अंदर बैठ बैठ के इतना इकट्ठा हुआ जा रहा है, you getting my point? So that time they were like experimenting on these things, है ना, proteins, the building blocks, the building blocks है, तो ये उसको सोचे कि क्या, किस चीज से बना है प्रोटीन और कैसे बना है, वो स्टडी करने जा रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग आते हैं बेटा, आगे जाने से पहले, इनको स्टडी करने से पहले, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करने से पहले एक छोटा सा चीज हम स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड माय बॉडी। मेरी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड इधर उधर भाग रहा है, रेस्पिरेशन, सांस ले रही हूं मैं, ठीक है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन चल रहा है, एनी एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स में हजारों साइनेप्सिस चल रहे हैं, जितना भी रिएक्शंस अंदर चल रहा है उसको मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो चीजें हैं, आपकी केमिस्ट्री में भी दो चीजें मेन है, क्या, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, सारी कहानी इसी के बीच की है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में कहता है कि जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स, जो सामने लिखा है पीछे। इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये नीट का हीरो है इसका चैप्टर का। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में फर्क क्या है? ये आपके यूज होते हैं इन द ग्रोथ एंड एनर्जी। तो ये ग्रोथ एंड एनर्जी में जरा नाम बताओ, अभी मैंने तुमको नाम बताया क्या, तो फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे के सारे मेरे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, मेरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं बॉडी की, एंड सो ऑन। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में दे डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया फिर ये ग्रोथ एंड इवन इनफैक्ट एनर्जी और एनर्जी? तो क्या है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा, इसका क्या है, दे हैव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसका क्या मतलब है, दवाइयां, ठीक है, रबर जरूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक मतलब लाइक कमर्शियली भी यूज किया जा सकता है इसको। सो एनीवेज देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अभी दवाइयों का तो तुम पूछो ही मत, कि जैसे कि आपको पता है कि विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, ऐसी दवाइयां हैं जो आपको प्लांट से मिलती हैं, जो कैंसर क्योर करने के यूज में आ रही है। कैन यू बिलीव दैट? सो कहता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ या इसमें हेल्प नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल्स पे। अब तुम एग्जाम्पल में तुम्हें मतलब समझाती हूँ उसके एग्जाम्पल्स का, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर तुम देखो यार, यहाँ पे इसका वो देखते हैं, वेट, यहाँ होना चाहिए, ये रहा, वेट, हाँ ये दिस वन
तो अगर ये तुम देखो यार बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पिगमेंट, सबसे पहले लिखा है पिगमेंट्स, ये सेकेंडरी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। पिगमेंट्स में कहता है कि आपके कौन कौन से हैं, कैरोटीन्स हैं, एंटी एंथोसाइनिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि कलर्स देते हैं, फ्लावर्स को कलर देते हैं, इसका कलर देते हैं राइट। ग्रोथ, अगेन ग्रोथ एंड उसमें वो हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन उसका अपना इंपॉर्टेंस है एक। चलिए नंबर 2, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, लोगों का ऑपरेशन जब होता है एनेस्थीसिया देने के लिए, है ना, मॉर्फिन को यूज किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए, अफीम से बनाए गए हैं, पॉपी सीड्स। देन कोडीन, कफ सिरप, आपको खांसी की दवाई पी के आपको नींद आती है बिकॉज ऑफ द कोडीन, क्योंकि उसमें भी इट इज अफीम का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। टर्पिनॉइड्स, टर्पीन ऑयल के बारे में आपने सुना ही होगा। इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास, सूदिंग इफेक्ट देता है, कई लोग चाय में डाल के पीते हैं इसको, ठीक है। टॉक्सिन्स, एब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, टॉक्सिन्स हैं, किस किसी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, कई कई बार टॉक्सिन्स का भी हमें जरूरत पड़ती है। लेक्टिन्स है, कौन कैनेविलिन ए है, लेक्टिन्स आपको मिलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, अपना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ड्रग्स हैं आपके, विनब्लास्टीन, मैंने बोला विनब्लास्टीन कैंसर कॉज में, कैंसर को क्योर करने में यूज होता है। कर्क्यूमिन आपका हल्दी है, हल्दी के तो आपको पता है कितने ही फायदे हैं। देन उसके बाद में पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, रबर है, गम्स है, सेलुलोज है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है पहली बात तो, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल गई। नाउ लेट अस जस्ट मूव टुवर्ड द अनदर पार्ट। अब आते हैं हम लोग मेन आपका जो कंटेंट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कई साल पहले एक क्वेश्चन आया था, मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, बट कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है, व्हाट आर द ग्रुप्स, बेसिकली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो ग्रुप्स क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये क्वेश्चन था, तो आपको अभी पता होना चाहिए। एक तो बेटा देखो इसमें होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसको हम OH ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक। नंबर 2 आपके पास होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है ये वेरिएबल है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड शुगर होगी, जैसे कि ग्लूकोज आपकी एल्डिहाइड शुगर है, ठीक है ना। फिर फ्रक्टोज आपकी कीटोन शुगर है, तो ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, ये क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक ये क्या है आपका कॉम्पोजिशन है, बेसिकली फॉर्मूला आपको पता ही है इसका, CnH2nOn, जैसे कि C6H12 2 इंटू है ना 6 एंड O6, तो दिस इज ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो एनीवेज दिस इज द बेसिक, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। बात करते हैं इसके 3 डिविजन्स की, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। किसी मोनोसेक्राइड्स का मतलब है 1 शुगर, है ना, 1 शुगर, यही मतलब है इसका। इसमें कितने शुगर्स हो सकते हैं, 2 to 9 शुगर्स हो सकते हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स में तो तुम बोलो ही मत, 10 एंड अबव शुगर्स। तो ये जो है इसका बेसिक मतलब है, चलिए ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब एक शुगर है, अब जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन चेन है ना, 6 है, तो कितने कार्बन हो सकते हैं इसमें, 6 से 7, 3 से 7 रादर, 3 to 7 जो है वो कार्बन चेन जो है वो, इनका भी हम लोग बात करेंगे, बट 3 to 7 जो है हमारी कार्बन चेन जिसमें हो सकती है, ठीक है ना, कार्बन आर देयर, करेक्ट है। अब मोनोसेक्राइड का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, ठीक है। आप इसको रिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में भी बना सकते हैं, रिंग लीनियर फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर आपको रिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके 6 हो जाएंगे ये, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर OH, इस तरीके से CH2OH। तो ये आपका जो है नॉर्मल एक मॉलिक्यूल, अगर रिंग फॉर्म में बनाना है तो यू कैन मेक इट लाइक दैट। अब इसके बाद में ऐसा कहता है कि जो मोनोसेक्राइड्स है ना बेटा, ये तो ग्लूकोज का एग्जांपल हो गया, हम एक पेंटो शुगर का एग्जांपल भी ले लेते हैं, पेंटो शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बेटा। जैसे कि आपका है ग्लूकोज, आपको पता है हेक्सोज शुगर है, दिस इज हेक्सोज शुगर। एक आपकी पेंटोज शुगर है जिसको हम लोग कहते हैं राइबोज, है ना, राइबोज आपको पता है ना सबको। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है इसमें, जिसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन, इसमें 6 कार्बन है, आप गिन भी लें चाहे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये राइबोज है। अब एक और होते हैं आपके इसका भी आप बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो तो,
यू कैन मेक इट लाइक दैट, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ। सो बच्चा अब इसमें देखें आप कि एक डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स भी होते हैं। डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो इन्हीं सिंपल में से निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइबोज की बात करूं तो इसमें से मैं कैसे निकाल सकती हूं बेटा, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया, 1 ऑक्सीजन को माइनस कर दिया, क्या बचा मेरे पास में, डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन को हटा के क्या बना दिया बेटा मेरे पास में, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, 1 ऑक्सीजन लेस है, ये भी 5 कार्बन चेन, लेकिन ऑक्सीजन नंबर 2 से जो है, इस यहां से, ये नंबर 2 है ना, नंबर 1 नंबर 2, यहां से जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है इसका, करेक्ट है। सो इनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड शुगर। फटाफट से नोट करते चले जाना है आपने, डिराइव्ड शुगर्स। या फिर मैं किसी शुगर में अमीन ग्रुप अटैच कर दूं, फॉर एग्जांपल ये तो पहला हो गया आपका डिराइव्ड शुगर का एग्जांपल। दूसरा है मैं ग्लूकोज के साथ में NH2 ग्रुप ऐड कर दूं, ठीक है, क्या बन गया ये, ग्लूकोजा अमीन, ग्लूकोजा अमीन, ये दूसरा, ठीक है, इसको हल्के मत लेना, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन दिस पार्ट। अगर मैं इसमें अल्कोहल ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल एक जैसे मैनिटोल है, मैनिटोल इज वन एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपकी मैनो शुगर में अल्कोहल ऐड कर दिया, मैनिटोल हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, ग्लूकोयूरोनिक एसिड ऐड कर दिया, मैंने एसिड ही किसी में ऐड कर दिया तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड हो गया। तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा डिराइव्ड शुगर्स, जो कि इन्हीं के थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसको जो है वो निकाल ली जाती है। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये क्लियर है सबको ये वाला पार्ट। मोनोसेक्राइड्स आर गुड टू गो। सिंपल शुगर्स हेक्सोस पेंटोस, ऐसे छोटे भी हो सकते हैं, इसी में डिराइव्ड शुगर्स हैं एंड सो ऑन। आपने इसका स्ट्रक्चर बना के भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट दूसरा पार्ट करते हैं बेटा, दैट इज योर ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स में हम लोग डाइसेक्राइड्स को पढ़ेंगे। आपको मैंने बता दिया इसमें 2 से 9 शुगर जो है वो हो सकती हैं, करेक्ट है ना। अब ये कहता है कि देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, हाँ, तो कैसे बनाते हैं, अगर 2 ग्लूकोज भी प्रेजेंट हैं तो बॉन्डेड कैसे हैं एक दूसरे से, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। तो फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ इसका। आई होप कि आपको पहले से आता है तो और भी थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका लास्ट कार्बन है यहाँ पे, तो यहां से शुरू होती है कहानी बेटा। ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो OH, मैंने OH अपने आप नीचे रखा है बिकॉज ये अल्फा कार्बन है ये, ठीक है, और ये अल्फा ग्लूकोज है। अगर अल्फा ग्लूकोज में OH हमेशा नीचे की तरफ होगा, अगर यही बीटा ग्लूकोज होता तो ये उल्टा होता, तो OH यहां होता ऊपर, करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बॉन्ड में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। HOH है तो यहां पे इसको सब लगा दो, ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो। तो दिस इज अल्फा ग्लूकोज, ये क्या है बेटा, अल्फा ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज हो गया आपका। सिमिलरली एक पूरा डिटो एक कॉपी यहां पे बना दो आप एक इसकी, ऐसे करके, ठीक है। और इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी, इसकी नंबरिंग शुरू होगी यहां से 1 2 3 4 5 6, है ना, यहाँ पे CH2OH कार्बन की वो हमने पूरी कर दी, ठीक है। अच्छा अब इसमें कैसे मैं OH ग्रुप लगाऊं, तो भी बच्चा अब यहां से देखो आप HOH, ठीक है ना, OH H सॉरी OH ऊपर चला गया, H ऑल्टरनेट चलता है मतलब बेसिकली, अब ऊपर हो गया तो अब नीचे आएगा OH H एंड सो ऑन, करेक्ट है। नाउ ये आमने सामने प्रेजेंट है एक दूसरे के, दिस इज ऑल्सो अल्फा ग्लूकोज और ये भी अल्फा ग्लूकोज है। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, पहली बात तो बॉन्ड का नाम होता है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बनता है वाटर के रिमूवल से। अभी देखो कैसे बनेगा, यहां से जो है ना बेटा वाटर को हो जाएगा रिमूव, H2O विल बी रिमूव, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब ये बॉन्ड कैसा बन के दिखेगा, अब मैं इसको यहाँ पे बिकॉज पॉलीसेक्राइड्स को मैं अभी हटा रही हूँ बिकॉज पॉलीसेक्राइड हम एनीवेज अगले पेज पे करने वाले हैं, तो मैं इसको आगे ले जा रही हूँ। तो कैसा दिखेगा आपको, ये पूरा नहीं बनाऊंगी, अब उतना बनाऊंगी जो आपको समझ में आ जाए। तो बेटा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये ऐसे करके, ये ठीक है, ये ऐसे करके, और आप चाहे तो इसको बना सकते हैं आगे भी, ठीक है, डन, क्लियर हो गया।
तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा बेटा। इसको बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज अगर आपको याद हो, अगर आप इसको देखो तो नंबर 4 और नंबर 1 के बीच में बना, दिस वाज नंबर 1, दिस वाज नंबर 4, और ये आपका बना बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कौन सा शुगर है, ये आपका शुगर है माल्टोज, ठीक है ना। माल्टोज होता है, माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों अल्फा ग्लूकोज होते हैं, माल्टोज, ठीक है। करेक्ट हो गया, ये सबको समझ में आया, हाउ द बॉन्ड वाज फॉर्म्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द टू शुगर्स। अच्छा, अब एक और बात आप इसमें ध्यान रखने वाली है बेटा, जो आपने सीखनी है यहां से, जिसपे क्वेश्चन भी आता है, दैट इज माल्टोज क्या है, आपकी रिड्यूसिंग शुगर है या आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब समझते ना, जिसमें एक एंड फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक बार बनाऊं आपको दिखाने के लिए, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, ये है ना, ये चलो इसको आधा भी बना दूं ऐसे करके तो ज्यादा समझ में आएगा इसको, है ना, ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये इसका लेफ्ट एंड है, ठीक है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ये इसका लेफ्ट एंड है इस डाइसेक्राइड का, माल्टोज का, और ये इसका राइट एंड है, ठीक है। अब तुम इसमें देखो कि तुम्हें कहीं फ्री आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। यहां तुम्हें फ्री नहीं दिख रहा है बिकॉज यहां पे इसके आगे ऑलरेडी बॉन्ड लग चुका है, लेकिन ये एंड जो है ये फ्री है, इसमें आगे कुछ और अटैच हो सकता है, क्लियर है ना। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। वाई रिड्यूसिंग शुगर्स, उन शुगर को कहा जाता है जिसका एक एंड जो है वो फ्री है, प्रोबेबली राइट एंड होता है वो, तो राइट एंड फ्री है, जो वो एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे कीटो ग्रुप है। तो इस तरीके से बेटा वो आगे किसी के साथ में बॉन्ड बना, किसी को रिड्यूस कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। जो नहीं कर सकता वो नॉन रिड्यूसिंग, जिसके दोनों एंड क्लोज होंगे, जैसे सुक्रोज इसका एग्जांपल है, वो दोनों एंड क्लोज है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, करेक्ट है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम हियर, कि ये है, आपने एक पूरा एक ही शुगर का मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, बाकियों के इतने स्ट्रक्चर जो है आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो होगा तो मैं बता दूंगी कि क्या क्या है वो। सो अगर मैं बेटा देखूं तो एक तो आपने देख लिया डाइसेक्राइड्स का, एक आपने एग्जाम्पल देख लिया, दैट इज योर नंबर 1 माल्टोज। तो माल्टोज में आपने देखा कि मैम दोनों ही अल्फा ग्लूकोज हैं, अल्फा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना, मतलब अल्फा, दोनों ही अल्फा, और दोनों में कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तब में ग्लाइकोसिडिक ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज शुगर के बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही कहा जाता है। नंबर 2, अच्छा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आप देखना, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स में भी आएगा, ठीक है। वहां पे एक होता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये ध्यान में रखना है वहां पे भी, हाँ। अच्छा, दूसरी ओर आता है बेटा आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज भी आपका 2 हिस्से में बेटा बटी है, एंड दैट इज योर गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। इसमें बेटा आपका ये बीटा, इसमें बीटा लिंकेज होगी, है ना, बीटा, बीटा आपको मैंने बताया ना, अगर बीटा अगर बनाना हो सो इट वुड बी, इट लुक लाइक दिस, है ना, इट विल लुक लाइक दिस। मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। तो बीटा वाला जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके से आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे करके, एंड देन इट हियर इट विल बी फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। जैसे अल्फा वाला नीचे से आता है तो बीटा वाला ऊपर से, तो OH ग्रुप ऊपर होता है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है उसका, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी जो है वो बीटा 1,4 लिंकेज होती है, वेट, हाँ, बीटा 1,4 लिंकेज होती है, यस 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 यस, आई एम करेक्ट, बीटा 1,4 लिंकेज होती है इसकी, करेक्ट है। अच्छा, नंबर 3 आपके पास आता है बेटा, दैट इज योर सुक्रोज। तो सुक्रोज बेटा अलग ही टाइप का है कुछ, एक है फ्रक्टोज और एक है ग्लूकोज, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज आपकी बीटा शुगर है और आपकी जो ग्लूकोज है वो अल्फा शुगर है, तो अल्फा बीटा इसमें लिंकेज होती है, यहां से अल्फा यहां से बीटा, ठीक है। तो कहता है अल्फा ग्लूकोज प्लस आपका बीटा फ्रक्टोज,
तो इसको हम लोग कौन सी लिंकेज बोलते हैं, अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज होती है। करेक्ट है, हाँ जी। तो यहां पे अगर तुम देखो कि क्या क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस इज रिड्यूसिंग शुगर, आर मतलब रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका कोई एंड फ्री नहीं होता। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट। बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये आपने भी कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। हम इसको एक पेज पे कर देती हूँ, तो जरा आप एक ही पेज पे आपको दिख जाए, है ना, होपफुली, या ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो आई विल एडजस्ट इट, है ना, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। नाउ लेट अस कम टुवर्ड द पॉलीसैकेराइड पार्ट। अभी पॉलीसैकेराइड्स में बच्चों अभी हमको क्या है कि बड़े शुगर्स हैं, बड़े बड़े, तो 3 4 5 6 से काम नहीं बनता, 30,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। कौन है तो गैस करो, स्टार्च, द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, stored food in animals, glycogen, 30,000 units of alpha glucose. Now let us just have a look, है ना। अगर तुम अपनी बुक भी खोल के देखो तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली यहाँ पे दिखाई है, आई वांट यू टू हैव अ लुक हियर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सारा, हम इसको बारी बारी पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखना है इसके बाद। हाँ हाँ, ये टेबल भी पढ़ लेना भाई, क्या है, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, कहाँ कहाँ है, ट्रिप्सिन, इंसुलिन के बारे में ये सब पढ़ना। GLUT4 जो है ये डाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग, अभी ये सब दिया हुआ है इसमें, है ना। प्रोटीन्स के कुछ, अभी प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसका जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा है वो यहाँ से देख लेना। खैर, तो यहाँ थी मैं, हाँ। तो ये जो बेटा आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, इट इज अ पिक्चर ऑफ योर स्टार्च। तो स्टार्च की अगर मैं बेटा बात करूं इधर, तो आपको ये दिख रहा है जब कि मैंने क्या बोला कि 30,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, 30,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज है इसमें यार, कैन यू इमेजिन। तो यहां पे भी ग्लूकोज ही है, और ये पॉलीसैकेराइड्स ऑफ कोर्स सी बात है, इतने सारे यूनिट्स है, तो यहां पे भी ग्लूकोज है, यहां पे भी अल्फा ग्लूकोज है, और यहां पे भी अल्फा ग्लूकोज है, इधर 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 सब जगह अल्फा ग्लूकोज है। फर्क क्या है इसमें, पहली बात तो ये है आपका लीनियर और ये है ब्रांच्ड। तो इसमें 2 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं इन बड़े बड़े शुगर्स में। जो लीनियर है, जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं अमाइलोज पार्ट। ये क्या है बेटा, अमाइलोज पार्ट है स्टार्च का। और ये जो ब्रांच पार्ट है, ये पार्ट है आपका अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। देखो अमाइलोज है ना, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ना, माल्टोज में कौन, आपका सलाइवरी अमाइलोज, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ता है वो अमाइलेज, पता है ना आपको, हाँ। खैर, तो कौन सा बॉन्ड की बात आ रही है तो बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर होंगी तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगी ये कि बताओ ये जो है ना, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, अमाइलेज कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ता है। और अमाइलोपेक्टिन यहां पे आपका अल्फा, वेट मैंने उल्टा बोल दिया, वेट यहां पे अल्फा 1,4 होता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ब्रांच्ड में आपका अल्फा 1,6 होता है, ठीक है ना, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। देखो तो हाउ इंटरेस्टिंग, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं। ब्रांच पार्ट में अल्फा 1,6 लिंकेज है और यहाँ पे अल्फा 1,4 है। मजे की बात यह है कि सलाइवरी अमाइलेज इसको तोड़ता है, सलाइवरी अमाइलेज इसको नहीं तोड़ पाता। चलो ये अब नीट के बाद सोचना भी है, नीट में तो नहीं आएगा खैर ये कि इसको 1,6 बॉन्ड को कौन तोड़ता है, देखना भी, ठीक है। तो एनीवेज, सो दिस इज हाउ दे आर टुगेदर। आप ऐसा तो बनाना आपको आई गया, अभी मैंने सिखा दिया आपको, एंड दैट्स व्हाट हाउ द स्टार्च लुक्स लाइक। और आपको पता है इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बताई है कि कहता है कि इसको हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो ये थोड़ा स्टार्च का जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, तो ये जो हेलिसेस होते हैं तो आयोडीन जो है वो यहाँ फंस जाता है, इसलिए स्टार्च जो है आयोडीन टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है, ठीक है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, काफी लंबी चेन होती है तो हेलिकल का स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट है, डन। अच्छा, तो आई थिंक ये पार्ट आपको सबको क्लियर हो गया है। नाउ मैं अभी पॉलीसेकेराइड को डिवाइड कर रही हूं एक्चुअली। सो पॉलीसेकेराइड्स काफी मल्टीपल यूनिट्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या कहता है बेटा, ये आपका 2 हिस्से में डिवाइडेड है। पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है।
तो पहली बात क्या है बेटा, इसको हमने बोला होमोपॉलीसैकेराइड। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, जो मुझे पता है आप हैं, तो मतलब समझ गए होंगे, होमो मीन सेम, पॉलीसैकेराइड्स एक ही तरह के मोनोसैकेराइड से बना है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ब्ला 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 एंड 30,000 ग्लूकोज, करेक्ट है, ठीक है। नाउ दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या बोलता है कि देखो यार, हेटेरो मैंने डिफरेंट, एक ग्लूकोज होगा, एक कुछ और आ जाएगा, आगे से माल्टोज आ जाएगा, एक फ्रक्टोज आ जाएगा, तो कुछ भी मतलब अतरंगी एकदम एकदम है ना, अलग अलग। तो मेजर बात क्या है, हमें क्वेश्चंस आते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं और ये किस किस को हम होमोपॉलीसैकेराइड के कैटेगरी में डालते हैं। तो पहला तो देखो स्टार्च है, मैं आपको बता के आ गई हूं। दूसरा है आपका ग्लाइकोजन, ये भी मैं आपको बता के आ गई हूं। दोनों के आपको मैं बता के आ गई हूं कि कैसे यूनिट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, अमाइलोपेक्टिन। कौन सा ब्रांच होता है, लिख के बताओ चैट बॉक्स में जरा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया ना तुमने, हाँ लाइक कर देना वीडियो को, हाँ याद नहीं रहता है तुम लोगों को, इसलिए बताना पड़ता है बार बार। चलो अच्छा, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है आपका, और अमाइलोज जो है वो लीनियर है। और कौन कौन सी बॉन्डिंग है इसमें, मैंने आपको पहले भी बताई है और फिर से बता रही हूं, अल्फा 1,4 इसमें है और अल्फा 1,6 इसमें है, करेक्ट है, डन। अच्छा चलिए थर्ड पोर्शन पे चलते हैं, इतना इज गुड टू गो, हाँ बाकी तो खैर इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही ऑलरेडी कि स्टार्च प्लांट्स में है, ग्लाइकोजन में, एनिमल्स में है। थर्ड है आपका इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है बेटा, ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है पहली बात तो, और अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके से गया है, अगर हमने किसी तरीके से लिया है, मतलब बेसिकली डॉक्टर लोग इसको किडनी का फंक्शन चेक करने के काम में लाते हैं। अगर हमारी बॉडी में जैसा हमने खाया वैसे ही निकल गया, मतलब किडनी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर खाया और बॉडी में से नहीं निकला तो मतलब किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। खैर, तो ये है बेटा, इसमें आपका बीटा बॉन्डेज होती है एंड इट इज मेड ऑफ फ्रक्टोज शुगर्स, ठीक है। ये फ्रक्टोज शुगर से बना है आपके, और इसमें बीटा बॉन्डिंग है, सो बीटा फ्रक्टोज यूनिट्स हैं इसके, ठीक है, बीटा फ्रक्टोज यूनिट्स होती हैं इसमें। चलिए तो बॉन्ड बीटा होगा। नंबर 4 है आपका सेल्यूलोज, अगेन होमो पॉलीमर, होमो पॉलीसैकेराइड। तो आपका सेल्यूलोज जो है बेटा, ये बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है, इसमें बीटा बॉन्डिंग होती है ना, बीटा 1,4 बॉन्डिंग होती है, बीटा ग्लूकोज से बना है ये, करेक्ट है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, दैट इज काइटिन। काइटिन एक्चुअली क्या है, इतना तो सब जानते हैं ना, इट इज एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, जैसे आर्थ्रोपॉड्स अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, कॉकरोच में, एंड फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसमें ना एक अलग तरीके का यूनिट प्रेजेंट होता है, जिसको हमने याद है क्या कहा था, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड, ग्लूकोजा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन। इसके मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, प्लस नैग प्लस, सो दिस इज होमोपॉलीमर, होमोपॉलीसैकेराइड। हाँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। खैर, तो ये नैग यूनिट्स हैं बेटा, जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के नाम से जानते हैं इसको, एन मैं लिख ही देती हूं, एंड दिस इज योर होमोपॉलीमर, करेक्ट है, डन, ठीक हो गया बच्चे। और इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज होती है, बीटा 1,4 लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सबको बनाना आ गया है, राइट। तो ये है हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेनी सबने। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऑन द अदर हैंड आते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा नहीं है। भिंडी खाई है सबने, भिंडी में आपने देखा म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, चिपचिपी होती है ना, तो उसमें एक्चुअली म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो म्यूसिन एक्चुअली इसमें ऐड हो गया होता है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड। फिर पिछले चैप्टर में आपने वो पढ़ा था कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज है ना, तो कॉन्ड्रिन सल्फेट है ना, तो या कॉन्ड्रोसल्फेट इसको हम लोग कहते हैं, कॉन्ड्रोइटिन रादर, कॉन्ड्रोइटिन, हाँ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है ना। हाइलोयूरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड भी अलग से, ग्लूकोयूरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है इसमें, हाइलोयूरोनिक एसिड। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं बेटा, पेप्टिडोग्लाइकिन
है ना, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये आप नाम से ही देख रहे हो उसको बेटा कि ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स है, एक चीज से नहीं बने हो, अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। करेक्ट है। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स बच्चों एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड, एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कूल, इतना याद हो गया सबको, याद हो जाना चाहिए क्लास में ही, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में क्या, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन से बनता है, ठीक है। अगर नीचे से है तो अल्फा और ऊपर से आता है तो बीटा, दैट्स इट, गुड टू गो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में एक्चुअली लर्निंग थोड़ी ज्यादा है, अमीनो एसिड्स में लर्निंग थोड़ी ज्यादा है। तो सबसे पहले आप अमीनो एसिड्स यहाँ पे बीच पेज में लिखिए बेटा, अमीनो एसिड्स। तो आप ये देखें, अमीनो एसिड्स जो है बेटा वो आपके क्या कहते हैं इसको, एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम दिया है इसको, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्या कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, सब्स्टिट्यूटेड, अरे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्या है कि इसका एक ग्रुप जो है काइमेरिक कार्बन है। पहली बात तो काइमेरिक कार्बन जानते हैं ना, मतलब सब 1 2 चारों ग्रुप अलग। तो यहाँ H हो गया, यहाँ NH2 हो गया, अमीन ग्रुप हो गया, इधर इधर COOH ग्रुप हो गया, और ये जो ग्रुप है ना चौथा, ये मतलब मीथेन, आर मतलब अल्काइल, मीथेन ग्रुप है। तो ये वेरिड होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये R ग्रुप जो है H बन जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाकी सारे ग्रुप सेम रहे, COH H NH2, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, द सिंपलेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। डायग्राम बना है आपका, मैं अभी दिखाऊंगी आपको फोटो, वो आपने पूरा का पूरा पेज रट्टा मार लेना उसको। तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन। अगर अब इस H को मैं हटा के मिथाइल ग्रुप डाल दूं यहाँ पे, है ना, चलो आओ जरा बनाए। तो अगर इसको मैं हटा के दूसरा मिथाइल ग्रुप डाल दूं यहाँ पे, CH3 ग्रुप डाल दूं, तो अभी क्या बन गया, ये एलानिन, दूसरा अमीनो एसिड। आपका कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, मैं बताऊंगी आपको। तो बट ये एलानिन, बाकी सब ऐसे ही रहा, COH, ये H हो गया, दिस इज योर NH2 अमीन ग्रुप, ठीक है, करेक्ट है। तो ये नंबर 1 नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से अगर और मैं इसको यहां पे आपका CH2OH ग्रुप ऐड कर दूं इसमें, बाकी सब ग्रुप सेम रहे तो ये बन जाता है आपका सीरीन, है ना, अल्कोहल ग्रुप अगर अटैच कर दिया। तो ये बेटा आपका जो है इसकी खासियत है कि ये आपके अमीनो जो है इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, तीनों का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज़ अभी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, डन हो गया। अब एक और चीज ये कहां कहता है कि इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बनती है, इसको हम ज्विटराइन कहते हैं। तो कैसे बनता है, ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे देखूं, COOH बेटा, ये H हो गया, ये NH2 हो गया, ये आपका R ग्रुप हो गया, कोई भी फलाना ढमकाना जो भी है। तो ये जो ग्रुप बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, ये ग्रुप है आपका प्रोटॉन डोनर दानी है ये, ठीक है ना, ये डोनर है। और ये जो बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सेप्टर है। अब मतलब तो समझ ही गए होंगे आपकी क्या होगा, ये जो H आपको यहां दिख रहा है ना बेटा, ये टूट के आएगा और यहां जुड़ जाएगा। अब देखो जरा कैसे बनता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, ये H है और ये R है। तो एक ही पे आपको दो जो है वो चार्जेस दिख रहे हैं बेसिकली। तो प्लस हो गया एंड माइनस हो गया, ठीक है। तो सॉरी, पता ही चलेगा तुमको क्या हो रहा है ये, हाँ, तो प्लस हो गया एंड माइनस चार्ज हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, ये बन गया आपका ज्विटर आयन, ज्विटर आयन बन गया ये। इनमें दोनों चार्ज बेसिकली न्यूट्रल होता है ओवरऑल, ठीक है, डन हो गया ये बात। अच्छा, इसी से ना हम लोग एक कैटेगरी होती है आपके अमीनो एसिड्स की, है ना, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड उसको कहते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इसमें नेगेटिव चार्ज कैसे ही आ सकता है, जरा इमेजिन करके देखो, अगर यहां पे भी नेगेटिव आ जाए, COO नेगेटिव यहां पे भी आ जाए, तो यहां ऑलरेडी था ही, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। अभी इसको न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, ये मतलब समझो इसका मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ CO नेगेटिव यहाँ पे था और NH3 पॉजिटिव यहाँ पे है, और ये मैंने सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है किसी तरीके से, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है,
इसको मैंने हटा के यहाँ पे COH ग्रुप लगाया और अब ये H की जगह NH4 हो गया। वाई, अब इसने 2 हाइड्रोजन ले लिया, एक इसका भी ले लिया, एक इसका भी ले लिया, तो इसके पास 4 हो गए। तो ओवरऑल इस ग्रुप पे बेटा कैसा चार्ज हो गया पता है? माइनस, क्योंकि पॉजिटिव तो एक ही जगह लेकिन माइनस 2 जगह है। कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों के साथ में रहना, नेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ नेगेटिविटी बढ़ गई है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड, ये आपके ग्लूटामिक एसिड का वो है, तस्वीर है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर आपको मैं बेसिक अमीनो एसिड का मतलब अभी तुम समझ ही गए होगे वैसे तो कि क्या होगा। COO नेगेटिव है, ये H है और ये आपका NH है इधर। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव ग्रुप बढ़ जाए तो अब क्या होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ पे और ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो था दैट वाज पॉजिटिव ग्रुप था, अब यहाँ पे भी ओवरऑल पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, मतलब इट कैन डोनेट गिव, यहाँ पे H भी चेंज हो सकता है बाद में। तो ओवरऑल जो होगा आपका चार्ज वो पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली, देन इट वुड बी योर नेम एज बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया सो दैट आपको इजी हो जाए ग्रैब करना। ठीक है, सो दैट्स इट। तो इस बेसिस पे देखो बेटा अभी हमने क्या किया है, अमीनो एसिड्स को अब हमने डिवाइड करना है। वैसे कई सारे अमीनो एसिड्स हैं बट आपका जो मेन अमीनो एसिड्स हैं पूरी दुनिया में जो हमारे लिए मतलब जिसका काम है, दे आर 20 अमीनो एसिड्स, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, जिसमें से 20 इसेंशियल है, 20 नॉन इसेंशियल है। 20 इसेंशियल कौन से हैं? जो हमारे को बाहर से खाने पड़ेंगे। नॉन इसेंशियल कौन से हैं? जो हमारी बॉडी ऑलरेडी खुद बना लेती है, मेरे को ना भी मिले बाहर से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आपको बेसिस पे इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी लिस्ट अमीनो एसिड्स की एंड आई थिंक उसके बाद में we'll move to the proteins part। तो चलिए यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं बेटा। तो आपके कितने, मैंने आपको बोला 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। क्या है बेटा? 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। मैं नाम भी लिखवाऊंगी इसको, आपका अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से कि मैंने आपको क्या बोला, जिसमें से कि 2 हिस्से में डिवाइडेड हैं, आपके इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। अब है पता क्या, यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके जो हैं 10 और यहाँ पे 10 है, मैं नाम लिख सकती हूँ उसके, बट कभी कभार ना पोलर नॉन पोलर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एसिडिक बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, एरोमेटिक भी होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख लेते हैं और एंड में इसको कंसोलिडेट करते हैं। तो सबसे पहली आपकी जो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को चार्ज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक है आपका पोलर और एक है आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हो गए। यहां से शुरू करते हैं, नंबरिंग भी करते चले जाना तुम लोग। ठीक है, अब ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल दोनों मिक्स है, हाँ ये सारे ये एक साथ ही है, मतलब दिस इज ऑल मिक्स, पोलर नॉन पोलर। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक्चुअली खुद का ये बनाया था एक गावली MP, GAVLIMP, गावली MP। तो बेसिकली ये क्या है, पोलर है साथ। ठीक है, गावली MP ग्लाइसिन, या पढ़ के आए हैं अभी, एलानीन, ठीक है, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है, मीथियोनीन एंड प्रोलीन। ठीक है, तो ये हो गया गावली MP। मैंने बोला पोलर अमीनो एसिड्स हैं, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉन पोलर कौन से हैं? तो जैसे 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, आई थिंक 11 है मेरे ख्याल में। क्या है? सिस्ट, मैंने कहना सिस्ट है एसगार्ड में, एसगार्ड है ना थॉर का जो जो देश दुनिया है थॉर की, तो सिस्ट है एसगार्ड में, तो मैंने इस तरीके से याद किया है। सो सिस्ट, सिस्ट इन एसगार्ड, यही है ना। लेट मी चेक एक बार। सो सिस्टीन है बेसिकली, मैं इसको लिख देती हूँ। सो सिस्टीन, थ्रियोनीन, एस्पेराजीन, एस्पेराजीन। तो ये आई थिंक आपके पोलर और नॉन पोलर जो हैं वो खत्म कर देता है इससे। हाँ, एक रह गया है सिस्टीन, हाँ अच्छा, सिस्टीन, थ्रियोनीन, एस्पेराजीन, सीरीन एंड ग्लूटामीन। एक और रह गया आपका 11, सीरीन एंड ग्लूटामीन। तो बेसिकली अगर हम नहीं लिखा है आपने, तो मैंने अपने हिसाब से इसको कैसे लिखा था,
सिस्ट है एसगार्ड, एसगार्ड में ये था सिस्ट, सिस्ट इन एसगार्ड। आप अपना भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो वैसे मुझे याद रहता है, बट अभी तो इतना कुछ याद नहीं रहा था यहाँ पे, बट एनीवेज चलो कोई बात नहीं। सिस्टीन, सो सीरीन एंड थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, एस्पेराजीन। बट ऐसा क्या होता है ना कि अगर आपने मेमोनिक बनाया होता है, थोड़ा बहुत अगर अभी इधर उधर हो भी तो आपको याद आ जाता है। जैसे देखो मेरे को भी याद आ गया यहाँ पे, है ना, याद आ जाता है, अपने आप ही याद आ जाता है। दिमाग तुम्हारा पैटर्न बना होता है ना, फटाफट से दिमाग वो साइनेप्सिस वहां जाते हैं एंड दे जस्ट फाइंड इट आउट। एंड ग्लूटामीन, ठीक है। सो गावली एमपी एंड सिस्ट इन एसगार्ड, ठीक है ना, सिस्ट इन एसगार्ड, इस तरीके से। तो ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हुए। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स। सो बेसिक अमीनो एसिड्स के नाम लिखते हैं हम लोग, तो अभी 10 अब हमारे हो गए हैं ऑलरेडी। ये सारे एसेंशियल नहीं है या ये नॉन एसेंशियल है, ये सब मिक्स है। मैं अभी सेपरेट करूंगी इसको। नाउ 13th नंबर पे आपका आता है बेटा, बेसिक में आते हैं आपके हिस्टिडीन, आर्जिनीन, आर्जिनीन एंड लाइसीन। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी कह देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है सारे, ठीक है ना। 15 हो गए। फिर आते हैं आपके एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड्स आते हैं आपके, ये भी आपने लिस्ट अच्छे से बनाई, ये नेगेटिवली चार्ज हुए सारे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16 एंड 17, दो ही इसके, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और हो गया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके। तो एक बचता है आपका, दैट इज योर एरोमेटिक अमीनो एसिड। 17 हो गए, 3 आपके बचते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 3 वाले जो है एंड वाले। सो 3 जो है मैं यहाँ पे, उसको कहते हैं हम लोग एरोमेटिक, दे आर नोन एज एरोमेटिक, मतलब रिंग शेप होते हैं वो, एरोमेटिक अमीनो एसिड। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई कई आपको। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आपके होते हैं 18, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन है ना, 19, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन एंड टाइरोसिन, ठीक है ना। नंबर 20 पे आ जाता है आपका टाइरोसिन, टाइरोसिन, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। हो गया क्लियर। तो ये 20 हो गए आपके टोटल। अब इसमें आपके इसेंशियल भी है, नॉन इसेंशियल। अब मैं आपको इसमें से इसेंशियल अलग कर देती हूं, ठीक है। डन है ना, ये याद ही करना पड़ेगा बेटा आपको सबको, ठीक है ना। पीटीटी है ना, HAL हॉल, इसका ऐसे याद रख सकते हो। ग्लूटामिक एसिड, जिसमें एसिड एसिड आ रहा है, वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये गावली एमपी, इसके लिए तुम अपना कुछ ढूंढ लेना, ठीक है। मेरा अगर नहीं लगा इतना कभी तो खुद से ढूंढ लेना, ठीक है। बना सकते हो तुम, यार वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। नाउ अब इसके बाद में बारी आती है आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स की। ये नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे बेटा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट। मजा आ रहा है तुमको, पढ़ के समझ में आ रहा है? मजा आने का मतलब होता है पढ़ के समझ में आए। मजा मतलब ऐसे नहीं मजा हा हा कि एंटरटेनमेंट चल रहा है, एंटरटेनमेंट तो है नहीं है। तो मजा आ रहा है मतलब पढ़ के संतुष्टि मिल रही है। अगर मिल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। और आगे भी शेयर करना। तुम्हें लगता है कि ऐसा कंटेंट, अब तुम खुद बताओ दिल पे हाथ रख के, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंटेंट सबके पास में पहुंचना चाहिए, जो मैम इतनी मेहनत कर रही है, जो अगर सबके पास पहुंचनी चाहिए, अगर तुम्हें जरा सा भी लगता होगा अंदर में, तो उसको आगे शेयर जरूर कर देना। अपने जूनियर्स के साथ में कर देना, भले ही अपने बैचमेट्स के साथ में कर देना, ठीक है। चलो, इसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट में आपको बना दी। इसके लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा वो है, प्राइवेट टिम हॉल, HALL। तो ये 10 हैं। अगर आपने देखो 10 याद कर लिए तो आपको ऑलरेडी आपके पास 20 की लिस्ट है, आप अपने आप छांट सकते हो उसमें से, है ना। मतलब एक या आपने ये याद कर लिए तो जाहिर सी बात है जो इसमें नहीं आएगा वो नॉन इसेंशियल होगा, और क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं पहले, ठीक है ना। सो सबसे पहला है आपका फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, वैलीन, टाइरोसिन, थ्रियोनीन, ठीक है ना, आइसोल्यूसिन, मीथियोनीन,
ठीक है ना, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसीन। अब इसमें एक कैच है, कहता है कि वैसे तो ये सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें डाइट में बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन ये बच्चों में सारे के सारे 10 जो हैं, इन चिल्ड्रन ऑल ऑफ देम आर इसेंशियल, लेकिन एडल्ट्स में बेटा हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है बॉडी खुद बना लेती है। तो दैट इज वाई हम इनको क्या कह देते हैं, ये दोनों जो हैं दे आर सेमी इसेंशियल इन एडल्ट्स। क्या है बेटा, दे आर सेमी इसेंशियल इन एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स को इसकी जरूरत नहीं होती है, उनकी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन बच्चों में ये सारे 10 के 10 चाहिए हैं। सो प्राइवेट पीवीटी, प्राइवेट टिम हॉल डाइट में लेने होते हैं, 10 अमीनो एसिड्स हैं टोटल, एंड देयर यू गो। अब जब ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, है ना, तब आपके प्रोटीन्स बन जाएंगे आगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है अभी। तो प्रोटीन्स के बारे में अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो ये कहता है कि ये 4 जिसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो नंबर 1 है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। देन नंबर 2 है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, टर्शियरी स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4 डिग्री स्ट्रक्चर, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या मतलब है, आपने एक धागा देखा होगा, द धागा इज इन वन लाइन, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो ये होता है आपका लीनियर, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड जो है, अमीनो एसिड्स जो हैं, अच्छा, एंड प्रोटीन्स आर नेवर होमोपॉलीमर्स, दे आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर्स, कि ऐसा नहीं होगा कि ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, नो नो, ग्लाइसिन देन एस्पेराजीन होगा, देन सेरीन होगा, डिफरेंट, नेवर द होमो, ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर्स। करेक्ट है। अच्छा, लीनियर है, दिस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर। अब ये कहता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों पढ़ूं प्राइमरी स्ट्रक्चर यार, मेरे को क्या मतलब है, मैं सीधा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखता हूँ जो सबसे सुपीरियर है ना, नहीं, उससे पता चलता है कि ये जो प्रोटीन है कौन सा है, स्पेसिफिसिटी बताता है। कितने तरह के प्रोटीन्स हैं, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अवर बॉडी, केराटिन एक प्रोटीन है, कितने सारे और प्रोटीन्स हैं, तो पता कैसे चलता है, दिस लीनियर स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये आपका PYQ है, ये स्पेसिफिसिटी बताता है ऑफ प्रोटीन, है ना, कि कौन सा प्रोटीन है, इसका नाम क्या है। ठीक है, देन आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेटा हमें क्या पता लगा कि जैसे कि बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं, जैसे वो फैन नहीं बनाते थे हम लोग बचपन में, जापानीज फैन, अभी बस टाइम नहीं, मैं आपको बना के दिखाती, है ना, ऐसे एक फोल्ड इधर 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 करके फिर ऐसे पंखा झूलते थे ऐसे करके, बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स शीट, अगर इस वजह से ऐसे धागा है तो इसको ऐसे ऐसे करके रोल कर दो, है ना, ऐसे करके, ये तो या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट्स, है ना, ये अल्फा हेलिक्स हो गया और ये बीटा प्लीटेड शीट्स हो गई। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी, मतलब इस धागे को तुमने लिया और ऐसे ऐसे घुमा दिया, अब इन दो को तुमने उठाया और जैसे ऊन का गोला बनाते हैं तो वैसा गोला बना दिया, द टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं। द फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग ऑफ सो नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पे मेजरली हमको फोकस करना है। पहली बात कि बॉन्ड्स कौन कौन से बनते हैं, अगर सपोज ये जुड़ भी रहे हैं आपस में, माना ये यही जुड़ रहे हैं, तो इसके बीच में बॉन्ड्स कौन कौन से बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। काफी ये प्रीवियस नीट क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं इसके बीच में जब ये जुड़ रहे होते हैं, तो बॉन्ड्स बनते हैं बेटा आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, सल्फेट बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, सो ऑन। वैंडर वॉल्स इंटरैक्शंस होते हैं, वैंडर वॉल का नाम भी आपने सुना है, केमिस्ट्री में सुना होगा काफी। वैंडर वॉल्स आपको मतलब वीक फोर्सेस जो होती हैं, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बहुत केमिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंस नहीं लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। सो कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बनता है, करेक्ट है। सो देयर इट इज, ये जो है बॉन्ड्स बनते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स हैं बेटा इसके हमारे एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज इसके एग्जाम्पल है। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स पता है जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, सामान इधर से उधर लेके जाते हैं,
ग्लट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो भी एक कैरियर प्रोटीन है। खैर, तो कैरियर प्रोटीन्स हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, है ना, ये सारे के सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो ये कितने सारे जो हैं बेटा ये इसके जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कुछ ना छूटा हो अभी तक। चलो, करेक्ट है, ये हो गया, डन। वेट, हाँ जी, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी, ये रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके। सो दैट इज इट। नाउ द लास्ट पार्ट वेयर इट कम्स, दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें फर्दर फोल्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि ऐसे चार जो है ना ये ऊन के गोले जो हमने यहाँ से बनाए थे टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसको हम रात में रखते हैं अल्फा अल्फा बीटा बीटा, मतलब द फर्दर फोल्डिंग इज नॉट पॉसिबल। अब इसका तुम और फोल्डिंग कर सकते हो इसको। इसके एग्जाम्पल्स पे आपको क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं पहले। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, आपका है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल, करेक्ट है। हेमोग्लोबिन में आपको पता है चार इसके चेन्स होती हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, हर एक में ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है कैरी करके ले जाता है। 1 HB कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट है। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर सॉर्टेड है बेटा, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं खुद आपको बताऊंगी, बिकॉज क्यों मैं सेशन लाइव नहीं ले पाई हुई है ना, थोड़ा टाइम का दिक्कत था, तो इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ओके, डन, कूल। अच्छा, अब प्रोटीन्स हो जाता है। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज योर लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स पे आते हैं। तो लिपिड्स अगेन, वंस अगेन, यहाँ पे आपको पता है उसकी खासियत नहीं भूलनी है तुम लिपिड्स की। छोटा साइज होने के बावजूद भी बड़े उसमें जाके बैठ गए, ठीक है। हाँ, ये इसकी खासियत है, वो नहीं भूलना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बेटा लिपिड्स, थोड़ा ऊपर करके लिखो बिकॉज इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे। तो लिपिड्स बेटा, इसमें जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थे, प्रोटीन्स में आपके पेप्टाइड बॉन्ड थे, लिपिड्स में आपके एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। तो ये इसको कहते भी यही है, एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। लुक एट दैट हियर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में इसको बताना है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। मैडम बना के बताओ एक मिनट। चलो बना के बता देते हैं। तो इसको इस तरीके से अगर हम लोग लिखें OH, ठीक है, प्लस अल्कोहल, अल्कोहल तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, COOH। तो अगर हमने सॉरी ठीक है, RCOOH, ठीक है। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा थोड़ी गलती हो गई इसमें। हाँ ठीक है। वेट, सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल बेटा, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज योर फैटी एसिड्स, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये हो गया आपका, सही बना रही हूँ ना मैं? हाँ, नहीं सही बनाया था, है ना, वैसे ऐसी बात नहीं है, मैंने सही बनाया था। तो OH ग्रुप जो है यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए, तो कैसे इसका एस्टर बॉन्ड बनेगा बेटा, आपको पता ही है, दिस विल बी रिमूव्ड, ठीक है। ये आपका पता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। दिस इज अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, ठीक है ना। ये आपका जो है फैटी एसिड है, दिस इज अ फैटी एसिड, ठीक है ना, राइट। तो ये जब एक दूसरे से हट जाएगा, देन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड हियर, R, है ना, O, C डबल बॉन्ड O एंड R डैश लगा लो इसको, है ना, R डैश कर लेते हैं इसको। तो ये जो आपका बॉन्ड बनता है बेटा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। पहली बात तो ये है। तो ये बात जो है सबको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है सबको बेटा? डन। फैटी एसिड, दैट इज व्हाई दे आर, इट इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, करेक्ट है। अब लिपिड्स को कई तरीके से डिवाइड किया गया आगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने जिसमें कि आपका सिंगल बॉन्ड ही है, एंड दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिपिड्स को अगर मैं देखूं बेटा,
हियर इट इज, ये रहा, इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड करती हूं। तो पहला है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पता है ना, मतलब फैटी एसिड्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ वैसे, खैर फैटी एसिड्स है ना, तो इस आई थिंक इसको हटा देना चाहिए यहाँ से, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। हाँ, तो फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि कौन कौन तरह से फैटी एसिड्स आपको प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स में। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है बेटा। तो ये मैंने आपको बोला कि दिस इज द सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और ये बेटा है आपके डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, ठीक है ना। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फ्लूइड होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस पे एग्जाम्पल्स पे मेन फोकस करते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स क्या कहता है इसका कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सिंगल बॉन्ड वाले कौन कौन से, पामिटिक एसिड है ना, पामिटिक एसिड आपका सबसे पहला है, स्टीरिक एसिड, आर्किडिक एसिड। तो आओ जरा लिखें इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। Here. Oh. So number 1 is wait. हाँ, number 1 is palmitic acid, 16 कार्बन है ना। palmitic acid क्या है बेटा, यही क्वेश्चन आता है कि 16 कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। Then stearic acid, stearic acid इसमें कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। Then arachidonic acid, आर्किडिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। 20 कार्बन मतलब है ना, 20 नंबर ऑफ द कार्बन विल बी 20। सो दिस इज पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, आर्किड, ऑल ऑफ देम आर सिंगल, हैविंग सिंगल बॉन्ड, किसी में डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, एंड दिस लॉन्ग चेन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेटा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम लोग बात करें, देन इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। और मजे की बात यह है, इसमें क्वेश्चन ये आए हैं कि कौन से आपके क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स है। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स को, इसेंशियल मतलब पता है ना आपको, बॉडी बाहर लेनी पड़े, लाइनोलिक, लाइनोलिनिक है ना। सबसे पहले लिखो यहाँ पे नंबर 1 लाइनोलिक, लाइनोलिनिक, लाइनोलिनिक, ठीक है ना, एंड आर्किडोनिक, आर्किडोनिक एसिड। तो ये जो आपके तीनों बेटा फैटी एसिड्स हैं, ये आपके तीनों के तीनों जो हैं, दे आर इसेंशियल फैटी एसिड्स, बॉडी में बाहर से लेने पड़ते हैं ये, ठीक है। तो यहां पे इसके 2 डबल बॉन्ड होते हैं बेटा, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्ड्स, और इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। डीबी में ना डबल बॉन्ड्स, डेसिबल मत पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। हाँ, लाइनोलिक, लाइनोलिनिक, आर्किडोनिक, ये भी आपका 18 कार्बन है, ये भी 18 कार्बन है, और ये आपका जो है वो 20 कार्बन है। जी हाँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 18 कार्बन, ये आपका 18 कार्बन है, दिस इज ऑल्सो 18 कार्बन, एंड दिस इज योर 20 कार्बन यूनिट, करेक्ट है, डन। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इसके अलावा एक ऑलिक एसिड भी होता है, उसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट हैज हैविंग आई थिंक 18 कार्बन होते हैं उसमें भी, करेक्ट, उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन। सो दिस इज द लिपिड्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल गया हमको। तो क्या है, एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका एस्टर बॉन्ड बनता है, फैटी एसिड्स को हमने देखा कि इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट है। लिपिड्स की एक और कैटेगरी है जिसके हम काफी फेमस नाम है उसका, ट्राइग्लिसराइड्स। हाँ, समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है सबको, आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। आ ही रहा होगा, बिकॉज इतना इजी वे में क्या है, वास्ट है लेकिन है इजी है ना। देखो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, देखो इसको मैं कंसोलिडेट यहाँ पे करते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको। देखो तो तुमने देखा यहाँ पे फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े अभी हमने। अब इसका एक और डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। मैं अभी अगले पेज पे जाऊंगी, तो थोड़े से फॉर्मूला आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ट्राइग्लिसराइड्स है ना। मैं इस चैप्टर को डिटेल में, आप सोच रहे हो कि मैम अपना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, एक्चुअली क्या है ना, कुछ चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो पेपर में याद नहीं आएगा, चाहे आपने 4 महीने पहले वो टॉपिक कितना ही अच्छे से पढ़ा हो।
लेकिन अभी आपने फिर एक बार इसको डेप्थ में नहीं पढ़ा तो क्वेश्चंस नहीं लगेंगे इसके। अब इसके बाद में जो हम पीवाई की मैराथन करेंगे उसमें थोड़ा इतना डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट शॉट है, आखिरी बार है ना, देखा है ना वीडियो सबने चैनल पे, नहीं देखा तो देखना, ठीक है। तो आखिरी बार तो यही है, वो आखिरी बार है ये, आखिरी मतलब होता है ना कि आखिरी मतलब जोर से भागो बस, अब पूरा जी जान लगा दो बस। 20-22 दिन की बात है अब तो, है कि नहीं? तो लगा दो ना पूरा दम, कि कब से लगे हुए हो यार, साल 2 साल 3 साल 4 साल, है ना, तो लगा दो पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो फैटी एसिड्स के बारे में हम लोग अभी पहले ट्राइग्लिसराइड्स होता क्या, मैं लिखूंगी अगले पेज पे, पर होता क्या है ट्राइग्लिसराइड्स? कहता है कि इसमें एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़ा होता है? 1 ग्लिसरॉल, है ना, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल यूनिट। वैसे ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम यहीं पे कर देते हैं इसको, मैं अब कर देती हूँ, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कितना टाइम हो गया है? अच्छा 1 घंटा हो गया, चल ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हो जाएगा ये एंजाइम, तो जल्दी से हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी बेटा, यहाँ पे आपको कैन यूज द डिफरेंट कलर हियर ऑल्सो, देखते हैं इस कलर को यूज करके देखते हैं। हाँ, तो फैटी एसिड्स जो हैं आपके, और पहले ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो ग्लिसरॉल इज लाइक दिस, CH2OH। अरे 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 नहीं, आप नहीं चाहिए हो यहाँ पे, चलो हाँ। सो किस तरीके से, चलो मैं यहाँ पे ऐसे ही बॉन्ड बना लेती हूँ, ये CHOH एंड CH2OH, तो ये आपका है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। 3 का प्रोपेन है बेसिकली ये, प्लस 3 फैटी एसिड्स जो हैं बेटा, वो आपके कैसे होंगे? फैटी एसिड्स जो हमने वहां पे बनाए थे वैसे ही आपको फैटी एसिड्स यहाँ पे बना देने हैं, C डबल बॉन्ड OOH, करेक्ट है। 3 है तो 3 बना देने हैं हर एक के सामने, OH R C डबल बॉन्ड OH। और तुम्हें पता है इसका बॉन्ड कैसे बनेगा? अब तो तुम्हें बनाना आ गया होगा, आ गया ना, तो बनाना तो आराम से तुम डिहाइड्रेशन कर सकते हो उसका, ठीक है। कर दिया डिहाइड्रेशन, ऐसे करके हर एक उसमें से निकाल दो, हर एक उसमें से निकाल दो, एंड दैट्स हाउ द बॉन्ड्स वुड बी फॉर्म। आपको पता है एस्टर बॉन्ड बनेगा तीनों के बीच में, एंड दैट्स हाउ योर ट्राइग्लिसराइड वुड बी फॉर्म्ड। ये मैं आपको आप पे छोड़ रही हूँ, अब इसका स्ट्रक्चर आप खुद बनाना, अब आगे बना सकते हो आप, तो बॉन्ड ही बनाना है आपको ओ करके। तो दिस इज व्हाट ट्राइग्लिसराइड्स आर, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। बाकी जैसे आपका फॉस्फोलिपिड बनता है, आपका आगे लेसिथिन बनेगा, वो सब इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। ट्राइग्लिसराइड में एक फैटी एसिड को हटा देंगे, 2 फैटी एसिड को रखेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, तो फॉस्फोलिपिड बन गया, है कि नहीं? मैं इसको हटा दूं यहां से, 2 फैटी एसिड को रखूं और एक यहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो बन गया ना फॉस्फोलिपिड ये, राइट। इसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ में मैं यहां पे एक कोलिन ग्रुप ऐड कर दूं, तो लेसिथिन बन गया कि नहीं बन गया? तो इस तरीके से हमने डिराइव किया। तो ट्राइग्लिसराइड वाज द बेस एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ लिख के, वैसे आपको समझ में आ ही रहा है वैसे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज बेटा, देखो कि अगर मैं इस ग्रुप को आपके, है ना, दिस लास्ट ग्रुप ऑफ दिस, है ना, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, जिस किसी को नहीं समझ में आएगा आप समझ में आएगा। ये जो लास्ट ग्रुप है, लास्ट फैटी एसिड्स है, इफ दिस fatty acids is replaced by H3PO4, that means क्या? H3PO4 plus 2 fatty acids, है ना, प्लस ग्लिसरॉल, तो ये क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा आपका एक अलग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिट, जिसको हम क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड, है ना। इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है कि नहीं? तो फॉस्फोरिक एसिड, 2 फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल, प्रोपेन। इसी फॉस्फोलिपिड में अगर मैं एक कोलिन ग्रुप ऐड कर दूं तो मैं क्या बना लूंगी? मैं बना लूंगी लेसिथिन। और सारे के सारे देखो हैं, सब लिपिड्स हैं ये। लेसिथिन का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको हम लोग ब्रीदिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसको, अभी आने वाला है। लेसिथिन इज अ सर्फेक्टेंट। जब हम लोग अपनी मदर के वूम में होते हैं 7th मंथ में, तब तक हमारे जो लंग्स होते हैं ना, एकदम जो पिचका हुआ बलून होता है ना, वैसे होते हैं।
बट जैसे ही 7th मंथ में हम लोग आते हैं तो लेसिथिन सीक्रेट होना शुरू होता है हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो जो चिपके हुए हैं वो फूलने शुरू हो जाते हैं, फ्लेट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लेसिथिन, बिकॉज दिस इज सर्फेक्टेंट, ठीक है। और अभी तक हमारी बॉडी में रहता है, तभी तो हमारे लंग्स जो है वो सांस लेना, अगर ये नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो लेसिथिन जो है बेटा आपका, ये क्या है, सर्फेक्टेंट है, इट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। एंड व्हाट इज दिस, इट इज लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में सब्स्टिट्यूशन किए हुए हैं हमने, फॉस्फोलिपिड डाला है प्लस कोलिन डाला है, राइट। हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, आई कैन मेक, बट चलो खैर थोड़ा टाइम बच जाएगा, वी लुक फ्रॉम हियर। सो आप जरा देखें यहाँ पे, अरे 142 पे पीछे आएगा ना, पीछे आएगा, देयर। So these are the amino acids and yeah, very important, very important structure. Look at that. So this is one, आपका ये प्रोपेन है, बीच में आपकी प्रोपेन है, ये एक फैटी एसिड है, तो दिस होल थिंग इज प्रोपेन, ठीक है। ये प्रोपेन है बेटा, जो आपका ग्लिसरॉल वाला प्रोपेन है, या फिर आप ग्लिसरॉल भी कह सकते हो उसको, ठीक है। ये आपका फैटी एसिड नंबर 1 है, ठीक है ना। ये आपका फैटी एसिड नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 है। दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। और ये जो है आपका पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज कोलिन। तो ये क्या बना दिया, लेसिथिन बना दिया, फॉस्फोलिपिड है। इंटरेस्टिंग, यस। बाकी ये देखो, ये फैटी एसिड, पामेटिक एसिड, ग्लिसरॉल का यहाँ बनाया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपने एक बार हाथ से बना के जरूर देखने, आपकी एनसीईआरटी में अगर दिए हुए हैं, इतनी इंपॉर्टेंस इन्होंने दी है एनसीईआरटी वालों ने, दैट मीन्स ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। चलो निकलो यहाँ से, और अब हम दोबारा आते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इट कवर्स इट ऑल, आई थिंक इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, कवर इट ऑल नो, हाँ ठीक है, डन। नाउ हाँ, वी हैव कवर्ड इट ऑल। नाउ लेट्स कम टू द, बाकी कोलेस्ट्रॉल का भी स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है आपके लिवर में सिंथेसाइज होता है, एंड इन अ वे इट इज़ गुड ऑल्सो, इट इज़ बैड ऑल्सो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में हो जाए तो कार्डिक, आपका पता है कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज कर सकता है, बट इट्स इन सम अमाउंट इट शुड ऑल्सो बी देयर इन द बॉडी। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स पे। इसके बाद हमारा एंजाइम बर्सन विल बी ओवर विद इट। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, या न्यूक्लिक एसिड्स रादर, तो इसको ऊपर ही लिखते हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स आपके पता है दो हैं बेटा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, एंड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहली बात तो बेटा किससे बनते हैं, आपके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनती हैं, ये आपकी बनती हैं दो तरीके से, दो इससे पार्ट से, क्या, एक है आपका न्यूक्लियोसाइड और एक है बेटा आपका न्यूक्लियोटाइड, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, तो ये इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड आगे दो हिस्से में डिवाइडेड है बेटा, एक है आपका शुगर और एक है आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब शुगर की बात करें तो अगर डीएनए है तो कौन सा शुगर होगा, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, एंड आरएनए है तो आपका राइबोस शुगर होगा। सो दिस इज योर डीऑक्सी राइबोस शुगर, एंड ये राइबोस शुगर होगी, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड तो चलो आपको पता है हो गया। नाइट्रोजनस बेस इज अ गुड कैचर। नाइट्रोजनस बेस ये कहता है ये दो हिस्से में डिवाइड हो सकता है, one is your purine and another one is pyrimidine। तो ये आपके दो तरीके के नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो आपकी डीएनए आरएनए चेंजेस में हो सकते हैं। अब प्यूरिन्स क्या है बेटा, प्यूरिन्स हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन, है ना, नंबर 1, नंबर 2 ग्वानिन, ठीक है। ध्यान रखना स्पेलिंग्स का, कई बार स्पेलिंग्स पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, हाँ, तो इसके में स्टूपिडिटी नहीं बरतनी है। पिरिमिडीन्स हैं आपके साइटोसिन एंड थाइमीन, THYMINE, थाइमीन स्पेलिंग, व्हाट्स द स्पेलिंग गाइस। एंड अगर ये, और यूरेसिल, अगर ये आरएनए है तो यूरेसिल होगा। दिख नहीं रहा है मुझे, बहुत सा लाइट पड़ रही है नीचे से यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है, डन। सो प्यूरिन्स हो गया, पिरिमिडीन्स हो गया, एंड सो ऑन।
नाउ क्वेश्चन आपको एक्चुअली यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है इसके चेन्स पे, दैट हाउ डज इट लुक लाइक, और क्या कहते हैं। जैसे आपको पता लग गया कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है, सबसे बड़ी यूनिट, फिर न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे डीएनए है तो डीएनए बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, लाइक दैट। ठीक है, इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड, लिपिड्स में एस्टर बॉन्ड, ठीक है, और वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ पे आपके हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड ऑल्सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं बताऊंगी आपको कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो। एनीवेज, तो बात करते हैं ये प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स एक्चुअली आपस में ये पेयर बनाते हैं, क्या, एट गर्ल्स कॉलेज, है ना, एट गर्ल्स कॉलेज, ये ध्यान रखने के, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। So adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds. Clear? अब ये कहता है कि ये तो खैर इनके बॉन्ड्स की बात हो गई, लेकिन कैसे मैं इसको न्यूक्लियोसाइड कहूंगा, कैसे मैं इसको न्यूक्लियोटाइड कहूंगा, तो इसके लिए हमें एडिनाइन का एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये भी आपका जो भी मैंने पेज आपको दिखाया था एडिनाइन का स्ट्रक्चर वहां पे भी है, तो आओ जरा बनाते हैं एडिनाइन का स्ट्रक्चर। तो एडिनाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इट्स अ डबल रिंग है उसका, जैसे प्यूरिन्स है आपके डबल रिंग है, पिरिमिडिन आपके सिंगल रिंग होते हैं। तो लेट अस जस्ट राइट हियर एन एच, यहाँ पे एन एच होगा, देन हियर इट वुड बी एन, वेट यहाँ नहीं होगा एन, वेट लेट मी जस्ट हैव अ लुक हियर। हाँ, तो तुम देख ही लो वैसे कि कितना कंफ्यूज करते हैं ये हमारे को, या नॉट लाइक दिस, हाँ ठीक है। सो एन एंड दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे भी एक NH2 रहेगा आपका, ठीक है, ओके, यहाँ पे H रहेगा आपका, ठीक है, करेक्ट है, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी, बस दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। चलो, तो ये आपका जो है बेटा एडेनिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, हियर हियर हियर, और इसका अगर हम नंबरिंग करना शुरू करें, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, करेक्ट। तो 9 मतलब इसमें यूनिट है। नाउ दिस इज एडिनाइन, ठीक है। अब ये कहता है कि एडिनाइन में नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है, अब इसको बेचारे को कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या कुछ जुड़ सकता है। अब यहां पे आता है सबसे पहले आपका शुगर, मान लेते हैं कि डीएनए है, ये राइबोस शुगर आता है। राइबोस शुगर जो है वो किस पॉइंट पे आके जुड़ेगा बेटा, अगर शुगर ने जुड़ना होगा बेटा तो इस पॉइंट पे आके जो है वो शुगर जुड़ जाएगा। जब आप देखो शुगर आ गया आपके पास में और एक आपके पास में एडिनाइन जो कि नाइट्रोजनस बेस आ गया, तो इसको मैंने क्या बोला, अब न्यूक्लियोसाइड, इट इज बिकम न्यूक्लियोसाइड, नो, ठीक है। इस न्यूक्लियोसाइड का मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, नाउ इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन। क्या इसको बोलते हैं, एडिनोसिन। पहले एडिनाइन था, अब एडिनाइन से एडिनोसिन हो गया। चलिए ठीक है, अब इस एडिनोसिन में मैं एक और ग्रुप ऐड कर दूं, कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऐड कर दूं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा बेटा आपका एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पे हायरार्की क्या है, नंबर 1 वाज एडिनिन, सिंपलर वन, नंबर 2 इज एडिनोसिन which is nucleoside, ठीक है, and adenylic acid which is nucleotide. So now आप ये मान के चल सकते हैं कि adenylic acid will be repeated, polynucleotide है ना, so it is like that. So adenylic acid, similarly cytidyllic acid, ठीक है ना, uridylic acid, thymidyllic acid. तो इस तरीके से जो है वो यूनिट्स बनते चले जाते हैं। आपको पता अगर डिलिक एसिड आ रहा है तो न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन है तो न्यूक्लियोसाइड है ना, साइटोसिन है, थाइमिडीन है, थाइमिडीन होता है वैसे,
है ना, थाइमिडीन है, साइटोसिन है, ग्वानोसिन है, लाइक दैट, ठीक है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो इसको, है ना, वैसे आपकी बुक में सब लिखा हुआ है ये, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सो एडिनोसिन हो गया, देन आपका ग्वानोसिन हो गया, ये आपके पिरिमिडीन्स हो गए, सॉरी प्यूरिन्स हो गए, देन साइटिडीन हो गया एंड यूरिडीन हो गया, है ना, थाइमिडीन हो गया, थाइमिडीन हो गया, ठीक है ना। और अगर इसी में आप फास्फोरस जो है ग्रुप ऐड करते चले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, ठीक है ना, ग्वानिडिलिक एसिड, ठीक है, डिलिक एसिड, ठीक है ना, साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ठीक है, यूरिडिलिक एसिड, और ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, एंड थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ठीक है बेटा। सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ दिस पोर्शन इज ऑल्सो डन। सो एडिनिलिक एसिड एंड सिमिलरली, अच्छा यहां पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ये तो मैंने आपको बता दिया कि शुगर 9th जो है नाइट्रोजन पे जुड़ती है। अगर फॉस्फेट ग्रुप को तुम देखो तो फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप बेटा आपका जुड़ता है शुगर के 5th कार्बन पे, है ना, हाँ 5th कार्बन पे जुड़ता है ये, जस्ट वेट। हाँ वैसे तो खैर इतना ज़रूरी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज अगर आप तब बनाओगे, एक्चुअली ऐसा करते हैं इसके लिए वो बना लेते हैं छोटा सा, व्हाट इज द टाइम, अच्छा वी हैव टाइम, हाँ 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा वैसे ये। तो अगर तुम रिवीजन के लिए देख रहे हो यू कैन लुक इट इन 2x की स्पीड पे आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा तो कैसे इसको बना सकते हैं, सपोज अगर आप एक डीएनए की चेन बना रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी चेन है, दिस इज है ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आमने सामने होगा ये। तो ये आपका शुगर है, दिस इज योर शुगर, हाँ मान लेते हैं कि डिऑक्सीराइबोज शुगर है आपकी, ये आपका एडिनाइन है, यहाँ झूल रहा है, ठीक है, एडिनाइन, एडिनाइन है आपका, यहाँ पे एक और शुगर है, ठीक है, यहाँ पे आपका एडिनाइन है, ग्वानिन है, चलो ग्वानिन है, ठीक है ना, तो आपको पता लगे ना, एडोन्यूसिन है, ये ग्वानोसिन है। नाउ फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, 5th कार्बन पे इसके जो है वो जुड़ता है, तो अगर इसका नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 5 5th कार्बन है, ठीक है, 5th मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा 5th वाला। सो इस पोर्शन पे आपका यहाँ पे जुड़ता है फॉस्फेट, ठीक है। सिमिलरली इसका भी कहाँ पे जुड़ा होगा, 5th, ये दिस इज द 5th 5' है, ये 5' इसको मान लेते हैं हम लोग। लेकिन अब देखो ये तो आपस में जुड़ नहीं रहा है, और ये नंबर कौन सा है, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 5' है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज 5' के बीच में और 3' के बीच में दिस बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड, और ये दोनों ही बॉन्ड होंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को मैं क्या नाम दूंगी बेटा, जो यहाँ पे बनेगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज फॉस्फो, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप अटैच है यहाँ पे, डाई एस्टर, 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, करेक्ट है। तो बनाते चले जाओ, अगली तुम खुद बना सकते हो, यहाँ पे ये लो बना लो, ठीक है, यहाँ पे तुम थाइमिडिन लगा लो, चलो ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, अगेन यहाँ पे तो 5' पे हो गया, लेकिन इसके 3' पे यहाँ पे ऐसे तो एक और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, एंड दैट्स हाउ बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है बनते चले जाएंगे। दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द डीएनए, बैकबोन ऑफ द डीएनए। अब सिमिलरली ये चीज इस तरफ भी रेप्लिकेट हो रही है, एंड ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देगा, करेक्ट है, डन, सबको ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर है कि नहीं, डन। 5' 3' पता लगे ना, 3' 5' क्यों बोलते हैं, क्लियर नो, अच्छा ठीक है। मैंने फिर भी बहुत कोशिश किया कि थोड़े कम टाइम में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा समझा दूँ, अदरवाइज इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया इसको डिटेल में कम से कम भी 6 से 7 लेक्चर्स लगे हैं, एंड बिलीव मी वन शॉट में भी अगर उसको पढ़ाना हो तो मैं मानती हूँ कि इस चैप्टर को खास करके जब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो कम से कम 2 लेसन्स तो चाहिए ही चाहिए हैं, बट सिंस वी आर रनिंग विद शॉर्ट ऑफ टाइम, 20-22 दिन बचे हैं हमारे पास में, सो गो विद इट, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड टू गो, सो वी आर डन विद ऑल ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स सो फार, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट्स डन, प्रोटीन्स डन, लिपिड्स डन, न्यूक्लियोटाइड्स डन। डन, क्लियर? आपके मैक्रो माइक्रो सब मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हम लोग आते हैं अगले पोर्शन पे, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स आर ऑल्सो एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तब ये साइंटिस्ट लोग ये स्टडी कर रहे थे, तो चलो ठीक है, अभी कहते हैं कि क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, कौन हेल्प करता है, कब जो है स्लो है, कब फास्ट है। तो एंजाइम्स बेसिकली स्पीड्स अप द रिएक्शन। जो आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या है, वो ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को, है ना। तो ये बायोलॉजी के कैटलिस्ट्स हैं एंजाइम्स, ठीक है। एनीवेज, तो आज जरा लिखें यहाँ पे। तो एंजाइम के बारे में बेटा थोड़ी सी जो जानकारी है वो जानना बहुत जरूरी है। दैट इज, एंजाइम्स जो है बेटा आपके क्या हैं, मोस्टली दे आर प्रोटीन्स, बट सम ऑफ द एंजाइम, मतलब कैसा, उसका क्या नेचर क्या होता है। सम ऑफ द एंजाइम्स आर राइबोजाइम्स ऑल्सो। आरएनएजेस जो है वो भी आपके जो है वो एंजाइम्स की तरह जो है रोल प्ले कर देते हैं। राइबोजाइम्स कहते हैं इसको, आरएनएजेस, है ना। जो आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स आल्सो एक्ट्स एज एंजाइम समटाइम व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कहता है, ये तो एंजाइम के बारे में। अब कहता है कि एंजाइम्स कई तरीके के हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है जिसमें कि खाली प्रोटीन्स ही हैं, और कुछ कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं जिसमें दो चीजें जो है वो मिक्स है। तो हियर यू सी कैसे हो सकते हैं ये, दिस कुड बी सिंपल ऑल्सो, बिल्कुल सिंपल, एक ही यूनिट, मतलब उसमें कुछ और ज्यादा मिक्सिंग नहीं होगी। एंड द सेकेंड वुड बी कॉन्जुगेटेड ऑल्सो। अब हमारे काम की जो चीज है ना बेटा, वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हम होलोजाइम्स भी कहते हैं। होलोजाइम्स याद आया कुछ? अभी मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज दिया था, तो इसका पहला ही क्वेश्चन था ये। कई बार पेपर में भी आया ये क्वेश्चन, लुक एट दैट। तो देखो बच्चों, इसको बहुत सब कुछ तुमको दिया जा रहा है, आपको बस इसको अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, राइट। हाँ, तो होलोजाइम्स को अगर हम डिवाइड करें बेटा, तो दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज योर एपोजाइम, ठीक है, और दूसरा आपका कोएंजाइम, ठीक है। तो एपोएंजाइम या एपोजाइम भी कह देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ये प्रोटीन पार्ट है, किसी भी एंजाइम का ये प्रोटीन पार्ट है। और कोएंजाइम जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है ये बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या इसका फंक्शन है? पहली बात तो ये है ना, अगला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या फंक्शन है मैम इसका। तो बेटा प्रोटीन पार्ट जो है आपका, इट हेल्प्स इन द स्पेसिफिसिटी, है ना, कि भाई ये वाला प्रोटीन है, तो ये बताता है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोटीन जो है वो बताता है। चलिए ठीक है। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या करता है? ये फंक्शनैलिटी बताता है कि कैसे फंक्शन करेगा, फंक्शनैलिटी बताता है। अब मजे की बात ये है कि इसमें अगर दोनों में से एक भी पोर्शन गायब हो जाए ना, तो ये काम नहीं करेगा एंजाइम, चाहे जितना मर्जी इफेक्टिव एंजाइम हो, नहीं करेगा काम ये। तो एपोजाइम एंड कोएंजाइम जो है दोनों आपस में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये तो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन्स के बारे में तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। बात करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट की, ये क्या चीज है, और क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं पेपर में, ठीक है। चलो और देखते हैं जरा। तो कोएंजाइम्स को बेटा हमने बांटा है, इसको बहुत ही ध्यान से करना है, यहां से क्वेश्चन आपको आते हैं। कोएंजाइम्स को मैंने बांटा है दो हिस्से में, राधा तीन हिस्से होने चाहिए वैसे तो इसको, खैर चलो दो हिस्से में बांटती हूं मैं इसको पहले। तो एक होता है आपका बेटा ऑर्गेनिक ग्रुप, या इसको हम लोग कोफैक्टर्स कहते हैं, सॉरी वेट, हाँ उसको कोफैक्टर्स कहते हैं, इसको कोएंजाइम्स बोलेंगे। हाँ चलो एक मिनट, हाँ थोड़ी सी चेंज करना है बस। यहाँ पे कोएंजाइम जहाँ लिखा है ना बेटा, इसको कोफैक्टर कर दो, दिस इज कोफैक्टर नॉट कोएंजाइम्स, कोफैक्टर है ये, ठीक है। अभी नाउ इट इज क्लियर, ठीक है, तो पता चल गया। वो पता जब इधर तो थोड़ा हो भी जाता है तो फ्लो में तो पता चल जाता है आगे जाके, अच्छा ये कुछ तो हो गया पीछे गड़बड़। हाँ तो यहाँ पे बेटा हमने क्या बोल दिया इसको, ये आपका कोफैक्टर्स हैं, दिस इज कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को क्या कहता है कि वो दो हिस्से में जो है वो डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोएंजाइम्स, इसको यहां लिखती हूं मैं, कोएंजाइम्स, ठीक है, और दूसरा आपका मेटालाइन्स। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा इनऑर्गेनिक होगा और कौन सा ऑर्गेनिक होगा। तो मेटालाइन्स बेटा जाहिर सी बात है ये आपका होगा इनऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है। और जहां के कोएंजाइम्स की बात है वो मैं आपको बता दे रही हूं कि दिस इज ऑर्गेनिक ग्रुप,
ठीक है, अब ये यहां से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि क्या ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो आपका एपोजाइम पार्ट से टाइटली बाउंड होता है या लूजली बाउंड होता है? तो आंसर है इट इज लूजली बाउंड, अगर नॉर्मल कोएंजाइम की बात की जाए तो। बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो, आई टेल यू वेट, पहले करते हैं। सो दिस नॉर्मल कोएंजाइम विच इज ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली बाउंड टू द एपोजाइम पार्ट। अगर एंजाइम है ना तो ऐसे प्रेजेंट, लूजली बाउंड टू द एपोजाइम पार्ट, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, जहां तक कि मेटल आयंस की बात करूं तो वो टाइटली बाउंड होता है ना। इनऑर्गेनिक जो है, इफ इट इज टॉक अबाउट, सो दे आर टाइटली बाउंड, ये टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड या कह दें, या फिर मतलब नॉट एग्जैक्टली इट इज रिटन, बट कंपेरिजन टू दिस इट इज टाइटली बाउंड, बट ये इनऑर्गेनिक है। नाउ देयर इज अ थर्ड कैटेगरी विच इज ऑर्गेनिक बच्चे, बट इट इज टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम, जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है जो कि ऑर्गेनिक है, विच इज ऑर्गेनिक, ठीक है, एंड इट इज टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम। यही क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा गया पेपर में, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम। अभी क्लैरिटी है ना सबको? इनऑर्गेनिक है ना, वो नॉर्मली बाउंड होता है, वो प्रोस्थेटिक जो है एंड कोएंजाइम्स है, दोनों ऑर्गेनिक हैं, लेकिन फर्क है जो प्रोस्थेटिक है वो टाइटली बाउंड है और ये लूजली बाउंड है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि आपका कैटालेज एंजाइम है, उसमें हीम ग्रुप होता है प्रोस्थेटिक का ना। अगर आप कोई एग्जांपल इसका कोई पूछ ले, क्या पता इस बार एग्जांपल पे क्वेश्चन आ जाए, तो कैटालेज एग्जाम कह रही हूँ, कैटालेज एंजाइम का परऑक्सीडेज एंजाइम में हीम ग्रुप है। कैटालेज एंड परऑक्सीडेज एंजाइम में कौन सा ग्रुप है? परऑक्सीडेज में आपका हीम ग्रुप जो है बेटा, हीम ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होता है, विच इज एक्चुअली प्रोस्थेटिक, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। कोएंजाइम्स की बेटा हम लोग बात करें जो लूजली बाउंड है, जो यहाँ पे विटामिन वगैरह हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, लाइक दैट, ठीक है। मेटल आयंस की अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ पे सॉरी मेटल आयंस की बेटा अगर हम लोग बात करें इसमें काफी ज्यादा है हमारे, जैसे जिंक आयंस हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में यूज होता है, आपको पता है जिंक आयंस है ना, उसके बिना कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो काम ही नहीं करता है, राइट, लाइक दैट। सो ये कुछ जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके, करेक्ट? हाँ जी, हाँ, हेक्सोकाइनेज में आपका, इसके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हेक्सोकाइनेज में आपका मैग्नीशियम आयंस जो है काम करते हैं, हेक्सोकाइनेज में आपके मैग्नीशियम आयंस, इसके बिना ये काम नहीं करता है। फिर देन कार्बोक्सी पेप्टिडेज में मैंने आपको देखा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका पार्ट है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसमें आपका जिंक आयंस जो है इसके बिना काम नहीं करता है, एंड सो ऑन लाइक दैट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और ये रहे इसके एग्जाम्पल्स, और ये स्लाइड आपने बहुत अच्छे से जो है वो कर लेनी है, करेक्ट। चलो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब देखते हैं एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सबस्ट्रेट कैसे बाउंड होता है। तीन चीजें आपके पास में, सबस्ट्रेट, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, यही है ना। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट तो पहले से ही था कि सबस्ट्रेट मिल के प्रोडक्ट बना रहा था, अब स्पीड अप करने के लिए एंजाइम भी कूद गया बीच में। सो हाउ डज इट लुक लाइक, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसमें, आपको याद है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स है ना, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो इस तरीके से ये दिखता है, ये एंजाइम है बेटा आपका। सो दिस पोर्शन जो है, ये जो आपका पोर्शन है बेटा, ये इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। इसमें आपका जो है एंजाइम सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, और ये कैसे बनती है? बाय द टर्शरी फोल्डिंग। जाग रहे हो ना अभी तक? उठो, ठीक है, नंबर लाने हैं ना, 600 650 नंबर चाहिए ना, हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो एक्टिव साइट है एनीवेज, एंड द सबस्ट्रेट वुड बी लुकिंग लाइक दिस, जो कि आपके साथ में बाइंड होता है यूजुअली, एंड देन आफ्टर दैट जो है ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट थोड़े टाइम के लिए बाउंड रहता है एक दूसरे के साथ में, मैं साथ में बना दे रही हूँ उसको। तो दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम,
ये थोड़े समय के लिए बनता है, ट्रांजिएंट होता है, मतलब टेम्पररी बॉन्ड बनता है ये, एंड देन उसके बाद में आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है आपका। ये जो नॉर्मल तरीका इसका रहता है एंजाइम्स का। नाउ ये तो देखो, ये तो है इजी पार्ट। अब हम लोगों ने किस बारे में बात करनी है कि डायग्रामेटिकली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी, बट हम बनाएंगे, तुम भी बनाओगे मेरे साथ में, कि इसको मैं बनाऊं यार, कि कैसे फर्क, मैं डायग्रामेटिकली कैसे दिखाऊंगी। एक नॉर्मल रिएक्शन है, सबस्ट्रेट यहां पे शुरू हुआ और देखो यार इतना टाइम बाद इसने यहां पे प्रोडक्ट बनाया, समझे तुम? तो ये थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, है ना, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इतनी एनर्जी इसने जो ली थी वो ली, मतलब बेसिकली, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज अ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा था आपका, और प्रोडक्ट वहां से बन रहा था। अब ये नॉर्मल आपका रिएक्शन है, यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे ट्रांजिएंट, ये जो स्टेट है ये बहुत ही सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेज होती है, ठीक है, ये बहुत ही कम समय के लिए रहती है, ट्रांजिएंट स्टेज कहते हैं इसको, वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड, एंड देन आफ्टर दैट योर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ये क्या है, ये गैप क्यों आ गया यहाँ पे, ये फ्री एनर्जी है जो कि एमिट होती है, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो फ्री एनर्जी जो है जो कि यहाँ पे एमिट हो रही है, सो इसलिए इस रिएक्शन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया, करेक्ट है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब हमने इसमें थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया इसका पाथ, कैसे, अब हमने, और इसको, अच्छा इस एनर्जी को क्या कहते हैं, ये जो इसको चाहिए ही चाहिए, जैसे माचिस है ना, माचिस को 1-2 बार 3-4 बार आप लगाओ, चौथी बार लगता है वो, तो दैट एनर्जी, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, जो माचिस को जलाने के काम में आ रही है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ माचिस का, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी को जागृत करने के लिए चाहिए, जैसे आपकी सोई हुई नींद को जागृत करने के लिए नीट का फॉर्म निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप सीरियस होते हो, और इट जस्ट लाइक दैट एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या बोलते हैं, हमने क्या किया यार, यहाँ पे एंजाइम की एंट्री मरवाई, तो अब एंजाइम की एंट्री के बाद में यार ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ना वो यहाँ पहुंच गई, अगला पाथ बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट यहीं बाकी बना, लेकिन कितने कम समय मिल गया। सो नाउ दिस एनर्जी, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, एक्टिवेशन एनर्जी ही है ये कलर दिख रहा है ना, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी है बट विद एंजाइम है, विद एंजाइम, एंड इट इज हाईली रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस हो गया है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज नाउ रिड्यूस्ड एंड आपका सबस्ट्रेट आपको जल्दी मिल रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये विदाउट एंजाइम है आपकी, क्लियर हो गया। तो इतना फर्क है एनर्जी में और प्रोडक्ट आपको सेम ही मिल रहा है, राइट। सो क्या काम होता है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम ग्राफ आपकी बुक में भी बनाया गया है, प्लीज इसको देखो, समझ तो तुमको आ ही गया होगा आप, और ध्यान से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। तो विद एनर्जी, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो नीचे गिरती है, कम एनर्जी चाहिए तो प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाना हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट यहाँ से होता है, तो ऊपर जब आ गया तो एंडोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक हो गया, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर हो गया। तो बात अगर एक्चुअली बात यहाँ पे नहीं खत्म होती है अभी, हाँ टाइम कितना देख रही हूँ अभी तक, हाँ। सो अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं एंड सो ऑन। सो उस पे हम फोकस करते हैं। अब आओ, कहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ऐसा ही है ना, अफेक्शन नहीं भाई, अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी या एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, यही है आपका इसमें, है ना। आप लोग सोच रहे हैं इतना लेट कैसे हो गया, एक्चुअली पहले आधा घंटा जो मैंने एक वीडियो बनाई वो सेव ही नहीं हुई पता नहीं कुछ एरर यहाँ पे आ गया, सो दैट इज़ वाई एम रिकॉर्डिंग इट ऑल ओवर अगेन। तो आधा लेक्चर रिकॉर्ड करके आई हैड टू रिकॉर्ड इट वंस अगेन, सो देयर
है, अभी तो खैर खत्म होने वाला है ये। सो लेट अस जस्ट फोकस ऑन द लास्ट पार्ट, कम ऑन। सो पहला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है? देखो, भले हम माइंड मैप्स बना रहे हैं, बट मैं इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी समझती हूँ। ये डायग्राम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ये रही आपकी रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है, इस तरफ, और ये रहा आपका टेम्परेचर। तो कहता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन स्पीड्स अप, ठीक है ना। जैसे जैसे 10 डिग्री राइज करती हूँ मैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ये बढ़ते चला जाता है। कब तक? जब तक ऑप्टिमम वैल्यू नहीं आ जाती है। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब क्या है? ये जैसे हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर तो बुखार चढ़ जाएगा, कोई रिएक्शन अच्छे से होगा ही नहीं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जब तक अटेन नहीं हो जाता, तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज देयर इज रिएक्शन डबल्स, है ना, याद रखना आपने ये। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन डबल्स। लेकिन कब तक? टिल द ऑप्टिमम टेम्परेचर, टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर। और हमारे केस में हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखो, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल तो अभी, ठीक है। तो ये, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देयर इज एन एंजाइम, क्या नाम है? चैट बॉक्स में लिख के बताना जरा। टैक पॉलीमरेज। वो हीट रेजिस्टेंस है ना, हीट रेजिस्टेंट। टैक पॉलीमरेज इट अ हीट रेजिस्टेंट आपका एंजाइम है, जो हीट के इसमें भी काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो टेम्परेचर कॉन्ट्रीब्यूट्स नंबर 1। नंबर 2 है आपका पीएच। नंबर 2 है आपका पीएच। अब पीएच क्या कहता है कि डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट है। देखो, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। सपोज मैं ट्रिप्सिन को बोलूं तो उसकी ऑप्टिमम पीएच, देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी एनर्जी ऑप्टिमम होती है ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को बड़ा मजा आता है कुछ भी काम करने में, क्योंकि एनर्जी एकदम हाई होती है, ऑप्टिमम। तो वैसे ही कौन से जो एंजाइम है ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं? जैसे ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच होगा 8 के करीब, वहीं पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच होगा 1 या 2 के बीच में। तो डिफरेंट पीएच फॉर डिफरेंट एंजाइम्स बेसिकली, ठीक है ना। सो डिफरेंट पीएच फॉर डिफरेंट एंजाइम्स। तो 2 ग्राफ बनेंगे, लेकिन पीएच की वैल्यू अगर इसका ऑप्टिमम यहां पे है, मान लेते हैं 1.8 है और इसकी ऑप्टिमम है 8, तो अगर आपको कोई गेस करने को बोल दे कि कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पेप्सिन है और ये आपका ट्रिप्सिन है, दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नंबर 3, एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इज एंजाइम कंसंट्रेशन डिपिक्टिंग? देखो, एंजाइम कंसंट्रेशन का सीधा सीधा फर्क पड़ता है। आपके पास सबस्ट्रेट है, आप एंजाइम को वो बढ़ाते चले जाओ। जब एंजाइम को तुम बढ़ाते चले जाओगे तो आपके पास में भले कितने सबस्ट्रेट हो, तो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं फटाफट से जाके आपके एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स है ना, ये एंजाइम्स हैं, तो सब फटाफट से यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो जुड़ने लग पड़ेंगे, फटाफट आपके प्रोडक्ट बनने लग पड़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एंजाइम उतनी ज्यादा रिएक्शन वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। हाँ, तो एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या है रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन वेलोसिटी। जितना बढ़ाओगे उतना रिएक्शन ज्यादा तेज चलेगा। नंबर 4 है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और नंबर 5 भी यहीं पे लिख लो, इनहिबिटर्स। उसके बारे में अगले पेज पे लिखूंगी, दोनों के बारे में नहीं, बिकॉज अभी जगह नहीं बची है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट आता है। तो ये लिख लिया है सबने अभी तक? लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं। नंबर 4 पे बेटा हम लोग आते हैं, इस पे हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कहता है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बढ़ाते चले जाऊं तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास बहुत सारे एंजाइम्स पड़े हैं, एक समय तक तो सारे सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ते चले जाएंगे, प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। लेकिन अरे भाई, जब मैं सबस्ट्रेट डालते चले जाऊंगी लेकिन एंजाइम ही नहीं है, तो रिएक्शन स्टैटिक हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये है हमारी रिएक्शन वेलोसिटी, नीचे आपका सबस्ट्रेट है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये बनेगा। वेट, अरे भाई, हाँ, ऐसे कुछ इस तरीके से जो है आपका ये डायग्राम बनेगा। तो ये जो है बेटा आपकी, ये है आपकी रिएक्शन वेलोसिटी, और यहां आप ऐड कर रहे थे सबस्ट्रेट इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो अब ये कहता है कि इस पोर्शन पे आके द रिएक्शन बेसिकली बिकम्स स्टेबल, फ्लैट हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप्स। अब क्या रीजन है इसका कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? मैंने आपको बता दिया कि ऑल एंजाइम आर ऑक्यूपाइड, ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, है ना, वो नहीं है अभी सबस्ट्रेट। तुम जितना मर्जी अब तुम बाहर से डाले जाओ, वो एंजाइम ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, लाइक दैट। तो अब क्या कहते हैं कि हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो इस पोर्शन पे आके हमको पता चल जाता है कि जो आपकी रिएक्शन वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो हाफ अटेन हो चुकी है। ठीक है, हाफ ही दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब ये कहता है कि इस पोर्शन को जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो इसको हम लोग क्या डिपिक्ट करते हैं, Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं जिसको। कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि हमने इसको कांस्टेंट रखा कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कांस्टेंट रहता है किसी भी रिएक्शन के लिए, कि मेरे को पता है कि यार भले इतना सबस्ट्रेट में ऐड कर दूं, लेकिन अगर एंजाइम्स अगर इतना ही है तो मेरा जो वैल्यू है वो यही आएगा। अब इस पे कंडीशंस हैं, प्रोवाइडेड कि आप टेम्परेचर में चेंज ना करो तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप पीएच में कोई चेंज ना करो, अगर कर दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप एंजाइम की कंसंट्रेशन ना बढ़ा दो तब भी ये चेंज हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं चेंज करते हो तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो ये आपकी Vmax है, यहाँ पे आपकी रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। इससे अब कितने ही सबस्ट्रेट आप ऐड करते चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है। सो दिस डिपिक्ट्स, दिस ग्राफ डिपिक्ट्स द Vmax एंड Vmax बाय हाफ, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये बताता है एक समय तक वो बढ़ेगा, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा। क्लियर? Now last but not the least, inhibition। इनहिबिशन की अगर बेटा हम लोग बात करते हैं तो आपका दो तरीके का इनहिबिशन है या इनहिबिटर्स हो सकते हैं, जो हम फोर्थ फैक्टर की बात कर रहे थे। एक थे आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक होते हैं आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो फर्क क्या है दोनों में, डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये आपका एंजाइम है, सॉरी एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यही आपका एक इनहिबिटर है जो थोड़ा ऐसा ऐसा दिखता है। अब कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इसकी और इसकी जो है शेप वो मिलती जुलती है, तो इसको यार हटाएगा पीछे और खुद जाके यहां पे जुड़ जाएगा, हो गया कंपटीशन, और अब आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट मजे की बात यह है कि दिस इज वेरी मच रिवर्सिबल। अगर कैसे रिवर्सिबल है, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, सॉरी सबस्ट्रेट, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो डोमिनेट कर जाएगा सबस्ट्रेट, सब आसपास सबस्ट्रेट है, एंजाइम को, इनहिबिटर को जाने का मौका ही नहीं मिलेगा आगे। तो ये दिस इज रिवर्सिबल। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगेन एंजाइम इज देयर, सबस्ट्रेट इज देयर, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर की थोड़ी डिफरेंट सी जो है वो आकृति होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आके जो है वो जुड़ जाता है। तो तुम देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सपोज दिस इज नाउ एंजाइम और इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया एकदम। क्यों? ये इनहिबिटर यहाँ आके जुड़ गया, जिसको हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, इनहिबिटर है। इसने क्या किया कि लो जी तेरी यही चेंज कर दी, अब ये सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं सकता, इसमें फिट ही नहीं आएगा इसमें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड दिस इज इरिवर्सिबल। ये क्या है बेटा? ये इरिवर्सिबल। तुम चाहे जितना मर्जी सबस्ट्रेट अगर ऐड कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंजाइम की स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। सो दैट इन प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर्स एंड यू नो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव है, वो भी आपका है, बहुत बड़ा रोल है इसका। इस पे आपको क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया था आपकी बुक में, एग्जाम्पल दिया मेलानोएट है ना, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज आपका एक एंजाइम है, ठीक है, उसमें आपका है ना सक्सीनेट आपका सबस्ट्रेट है, लेकिन सक्सीनेट को कंपटीशन देने के लिए मेलानोएट आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो पर वो रिवर्सिबल है, तुम उसका बढ़ाओ, सक्सीनेट का सबस्ट्रेट बढ़ाओ एंड यू गेट द प्रोडक्ट अपना, ठीक है। सो दैट इज इट, वी हैव डन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, द माइंड मैपिंग। एक छोटा सा टॉपिक नॉमेनक्लेचर बचा है, वो बहुत आसान है, आप उसको देखें तो इसमें एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, दैट यू कैन रीड फ्रॉम द बुक।
एंड इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं हम इस चैप्टर के कवर कर दिए हैं। अब बेटा आपको सब दे दिया गया है, अब आपने इसको अच्छे से ही पढ़ना है। मैं आपको फिर बता रही हूं, दिस इज द बेस्ट ऑन द बेस्ट ऑफ द माइंड मैप्स। मैंने इससे अच्छा कंटेंट आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा है। मैं कहती हूँ पेड में भी, मतलब आई डाउट कि ऐसे माइंड मैप्स कोई तुम्हें देता है। अगर देता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। नाउ दिस मच इज बीन गिवन टू यू, ओनली माई मोटिव इज कि मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू आउट गाइज। ठीक है, बदले में बस आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आप इस कंटेंट को मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, बिकॉज एनीवेज मैं आपको पहले ही बताती हूँ दैट इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग ही हैं, ये आप ही लोगों का चैनल है। सो यू आर गेटिंग, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है। अगर नहीं लगता है फिर तो क्या ही बात है तो फिर रहने देना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल है, मेरी तरह किसी और को भी हेल्प कर सकती है, तो उसको शेयर ज़रूर कर देना आगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा थोड़ा लग गया हो तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको सारा स्केड्यूल जो है वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, सारा माइंड मैप्स का आपको दे दिया गया है। बस बच्चों मैं अब ये चाहती हूँ कि बस पढ़ लो और सिलेक्शन लाके दिखा दो, और बस मुझे बता दो कि हाँ मैम ये जो है इस तरीके से हेल्प किया है आपने, एंड सो दैट आगे आने वाले बच्चों को भी ये माइंड मैप्स उतनी हेल्प कर सकें। काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प किया है ऑलरेडी, एंड आई एम श्योर आगे भी करेगा। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि कैसा लगा और क्या और आपको चाहिए है इसमें, या कोई भी डाउट है आज के लेक्चर के रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप स्टडिंग। इसको देखना, अच्छे से रिवाइज करना। रिवाइजिंग कर रहे हो तो 2x की स्पीड पे देखना इसको। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।